आने वाले टाइम में अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, आफ्टर 8-9 वो इतना हॉरेबल हो जाता है आप खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप रील्स की दुनिया में रहते हैं तो जहाँ का आपका कंटेंट चल रहा है और आप वहीं पर आप शुरू हो जाते हैं बस बिना देखे डेस्टिनेशन हाँ, देखा। और ये क्राइम भी बहुत है गोवा में। अगर आप बात करूँ मैं क्राइम की ना, बहुत क्राइम है, बहुत न्यूज़ आते हैं, बहुत इस तरीके से आता है वहाँ का। तो राजस्थान में आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सर्विसेज नहीं है, अच्छी सर्विसेज अच्छी नहीं है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में क्राइम भूली भटियारी में होता है। अच्छा, हाँ, सबसे क्राइमिस्टिक जगह है। तो मूवीज में जो ट्रैवल दिखाते हैं ना वो पूरा सिनेमैटिक होता है यार। सो गाइज आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म इंडस्ट्री के नामी चर्चित व्यक्ति हैं। वो इस इंडस्ट्री में जितने पुराने हैं उतने ही पुराने मेरे मित्र भी हैं। वो कोई और नहीं, वो इजी टू गो वैकेशन के को फाउंडर संदीप कुमार जी हैं। थैंक यू सो मच यश जी फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच, ये अपॉर्चुनिटी हमें दी आपने, ये प्लेटफॉर्म हमें दिया ताकि हम अपनी कुछ बात रख सकें, कुछ बता सकें ट्रैवल इंडस्ट्री में इस वक्त किस तरीके की सिचुएशन चल रही है। तो थैंक यू सो मच यश जी हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। सो संदीप जी, मैंने आज आपको इसलिए इनवाइट किया हुआ था क्योंकि हम टूरिज्म इंडस्ट्री के धुरंधरों को के साथ डिस्कशन करते हैं, उनके साथ इस इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रो कॉन्स को समझते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या कस्टमर्स फेस करता है, क्या आप फेस करते हो, आप इतने टाइम से मार्केट में हो। तो आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हुए हैं। कोविड आया बीच में, टूरिज़्म के रूल्स बदलते रहते हैं, ट्रैवलर्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इससे रिलेटेड हम आज ये सब डिस्कशन करेंगे, कैसे कैसे आपकी कंपनी के थ्रू ट्रैवलर्स जाते हैं, क्या सॉल्यूशंस आप देते हो, कैसे आप इतने टाइम से मार्केट में अपने पैर को गड़ा के रखे हो, राइट? क्योंकि जी बिजनेस जी को स्टार्ट करना तो बहुत ईजी, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, बट उस बिजनेस को प्रॉपर लेवल पे इतने साल तक, मतलब कितने साल हो गए अप्रॉक्स आपको इस इंडस्ट्री में? अप्रॉक्सीमेट देखिए, मैंने 21 मई 2017 में ये कंपनी स्टार्ट की थी। ओके। इससे पहले का मेरा बैकग्राउंड ना बिल्कुल डिफरेंट था। फाइनेंशियल बैकग्राउंड था मेरा। बट उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, कुछ इस तरीके का आगे का प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें हम आराम से बैठकर क्लाइंट की सर्विसिंग करें। अब सर्विसिंग में क्या होता है ना कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस में। अगर आपका बिजनेस कुछ इस तरीके का है कि जिसमें आपको सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है तो क्लाइंट सर्विस सबसे मस्ट है। और आज हमें 9 साल, और अभी 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ ही हमें। तो कांग्रेस। हाँ, थैंक यू। 9 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से है कि सर्विस हमारी बिल्कुल प्रायोरिटी पे रहती है, फर्स्ट नंबर पे रहती है। उसके अलावा हम कुछ भी ध्यान नहीं देते अपने बिजनेस में। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। ओके। सो मतलब अगर बैकग्राउंड की बात करूँ तो क्या बैकग्राउंड क्या था, क्या संदीप था? आज जो को फाउंडर की ये जर्नी, एक नॉर्मल संदीप, एक मतलब क्या इससे पहले आप बिजनेस करते थे, जॉब करते थे, क्या मतलब कैसे? देखिए, इनिशियली मैं बताऊं तो मेरी जो जर्नी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ। जी प्लीज़। हमने जो स्टार्ट किया था 2008 में, मैंने 12th क्लियर किया था। तो 12th क्लियर करने के बाद जैसे और लड़के होते हैं, जैसे लॉन्डो वाला नेचर होता है, वही नेचर हमारा भी था। तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। तो एक कॉल सेंटर, इंश्योरेंस के लिए एक कॉल सेंटर था जहाँ टेली कॉलिंग होती थी। तो उस कॉल सेंटर के थ्रू हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी। 6,480, मुझे अभी तक याद है एग्जैक्टली, इतना मुझे सैलरी मिलता था। 6,480? 80 रुपये और किस सिर्फ। सन की बात है? ये 2009 की बात है, स्टार्टिंग 2009 की। इतना मुझे सिर्फ सैलरी मिलता था। और हमने जब स्टार्ट किया तो हमारा बैकग्राउंड फिर फाइनेंशियल बन गया। फाइनेंशियल मीन्स कि इंश्योरेंस, एफडीज, क्रेडिट कार्ड, हम इस सेक्टर में चले गए। कॉल सेंटर हमने छोड़ा 2010 में। 2010 में हमारा ऐसा हो गया था कि हम सीख गए थे कि इंश्योरेंस कैसे होता है। फिर हमने अपना डिसाइड किया कि भाई अब हम इंश्योरेंस का बिजनेस करेंगे। अब एज बहुत कम थी क्योंकि 12th पास ही किया था, तो बहुत इनिशियल स्टेज थी, बहुत ऐसी एज थी 19-20 साल वाली, मतलब कोई बहुत बड़ी एज नहीं लड़कपन थी, वाली। लड़कपन वाली। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस एज में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया इंश्योरेंस का, तो बहुत अच्छा हमारा बिजनेस था, बहुत इस्टेब्लिशमेंट था, बहुत बढ़िया था। हम दिल्ली से फिर जयपुर चले गए, जयपुर से अजमेर चले गए, काफ़ी सारा स्टाफ था, बहुत अच्छे लेवल पे बिजनेस था। फिर हमने देखा कि इसमें एक टर्निंग पॉइंट आया फाइनेंशियल सेक्टर में। टर्निंग पॉइंट क्या आया कि
क्लाइंट्स के साथ में ना बहुत ज़्यादा फ्रॉड और बहुत ज़्यादा मिस सेलिंग होने लगी। फिर डिसाइड करा कि क्यों हमारा विज़न था शुरू से क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का, वो कहीं छूट रहा था। हम सही कर रहे थे, दुनिया गलत कर रही थी। उस वजह से गेहूं के साथ घुन पिसता है, आपको पता है, वहीं हमने पिसना शुरू हो गया। फिर हमने डिसाइड करा 2015 में 4 अक्टूबर को हमने डिसाइड करा, हमें डेट भी याद है, कि अब हम ये बिज़नेस नहीं करेंगे आगे। बिजनेस छोड़ दिया। तो यही बिजनेस इजी टू गो था या कुछ नहीं और नहीं था? नहीं, अच्छा, हमारा अलग नाम से बिजनेस था। ठीक वो है, ठीक है, फाइनेंशियल बिजनेस था, ठीक है, इंश्योरेंस का बिजनेस था, ठीक है। कॉल सेंटर था इंश्योरेंस का। फिर 2015 4 अक्टूबर को हमने डिसाइड किया अब ये काम नहीं करेंगे, हम वापस आ गए। वापस जब हम आए दिल्ली, अब क्या करें, क्योंकि दिल्ली की मार्केट बदल चुकी थी। दिल्ली में जितने कॉल सेंटर थे, जितने बीपीओस थे, उसमें हमें जाना नहीं था। अब कुछ नया क्या करें। अब क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी, शुरू से ही बिजनेस किया तो जॉब कर नहीं सकते थे, क्योंकि जिस स्टेज पर हम आए थे, वापस दिल्ली वापस आए थे, उस जमाने में हम लाख से 2 लाख रुपए महीना कमाते थे। यहाँ जब हमने सर्चिंग करी, हंटिंग करी जॉब, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार नहीं मिल पा रहा था। फिर थोड़ा सा हमने सोचा, हमारी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, आइडियाज़ दिए हमें बिजनेस के लिए। हमने एक छोटी सी ट्रैवल एजेंसी चांदनी चौक में ज्वाइन कर ली, अच्छा, जॉब एज अ कॉलर। एज अ कॉलर। अपना बैकग्राउंड छुपाकर हम एक एज अ एम्प्लॉय, कि हमें नौकरी की नीड है। तो वहाँ हमें पहली जो सैलरी मिली, यस जी, बिजनेस के बाद, ये बहुत चैलेंजिंग था हमारे लिए। बिजनेस के बाद जो हमें सैलरी मिली, वो सिर्फ और सिर्फ हमें 10,000 रुपये मिली। ये ओके। बहुत बड़ी बात थी। अब क्योंकि यस जी, ट्रैवल टूरिज्म में हमें घुसना था, हमें सीखना था। तो 2009 में आपकी सैलरी अप्रोक्स 2000 6,480, 480। 2015 तक हम उसे 1.5 से 2 लाख ले गए। हाँ, और फिर 2015 में लास्ट में दिसंबर में हम फिर 10,000 पे आ गए। बहुत बड़ी बात है कि हाँ 6,000 से बहुत। 10,000 रुपए, सिर्फ 4,000 रुपए हाँ, से अप्रोक्स समथिंग आपने फिर से स्टार्ट किया। फिर से स्टार्ट किया। और ये क्या था कि हम सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, मतलब बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। फैमिली के लिए नहीं था, फैमिली को तो पता था सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 6 बजे आएंगे। बाहर क्या फेस करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। यस जी, बहुत बड़ा तो चैलेंज ये था। मतलब ये तो बहुत बड़ा, मतलब वैसे भी अगर आज की जनरेशन के लोग जो आपको सुन रहे हैं वो भी मतलब एक ये बहुत सीखने वाली चीज़ है, जो मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरे को एज अ मतलब लर्नर भी अगर देखूं तो बहुत बड़ी बात है कि अगर आप 2009 में एक अमाउंट पे हैं, 2015 पे बंदा उसका 10x या 20x सोचता है, राइट? और आपने वो किया भी, वो करके फिर वो जो ग्राफ आपका अप डाउन हुआ, वो डाउन होने पे आप टूटे नहीं। टूटा है, आपने हाँ। प्रॉपर तरीके से उसे एक्सेप्ट किया और आपने बात की अपनी वाइफ की, राइट? हाँ, तो शादी कब हुई थी आपकी किसी? शादी हमारी लव मैरिज है। ओके। 2012 में मेरी वाइफ मुझे मिली, और आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन, जो इतनी सपोर्टिंग और इतनी, मतलब बहुत सपोर्टिंग है मेरी वाइफ ना। तो 2012 में मिले, हमारा 2-2.5 साल रिलेशन रहा, अप एंड डाउन्स रहते हैं। उनकी फैमिली ने मना कर दिया, शादी एंड ऑल ये सब चलता रहा। फिर हमारी सडन शादी हुई। शादी होने के बाद जब वाइफ मेरे पास आई, क्योंकि वाइफ को एक ब्रॉड पिक्चर पता थी कि मेरा हस्बैंड एक बिजनेसमैन है, एक इंटरप्रेन्योर है। हम्म। अब 2012 से उनका हस्बैंड इंटरप्रेन्योर था, एक बिजनेसमैन था, सक्सेसफुल। 2015 में अक्टूबर में, मेरी शादी हुई 2014 में फरवरी में, 2015 अक्टूबर में मेरा सब खत्म हो गया, मैंने सब खत्म कर दिया अपना बिजनेस। तो मैं जीरो पे आ गया। वहां से मेरी वाइफ ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे बोला कि आप आगे बढ़ो, आप 100 कमाओ, आप 10 कमाओ, आई एम विद यू। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। जब हम शुरू करा, मैं आपको जैसे कि अपनी ट्रैवल की बता रहा हूँ, तो 10,000 रुपये से एक मैंने जॉब स्टार्ट की। वो जॉब, यस जी, मेरे लिए ना एक टर्निंग पॉइंट, एक लर्निंग पॉइंट था। मुझे ये फील्ड सीखनी थी। ट्रैवल ही क्यों? यस जी, वही क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। मुझे बहुत खुशी मिलती है यस जी, अगर मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। आप जैसे कि कभी अगर आपके पास टाइम हो तो मेरा आप वेबसाइट के रिव्यूज़ देखना। मुझे क्लाइंट्स कुछ वीडियोस बनाकर भेजते हैं, रिव्यूज़ वीडियो। जब वो बनती है ना, वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री होती है ना कि मतलब उसके आगे कुछ नहीं है। तो मुझे शुरू से ही ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे मैं तो रहूं हैप्पी, मेरे आसपास जो हैं, जिनके थ्रू मैं काम कर रहा हूं या जो मेरे साथ हैं, वो भी सब खुश रहें। तो मेरे जो क्लाइंट है वो वी आर अ फैमिली। मैं फैमिली समझता हूँ। मैं ये नहीं समझता कि ये कस्टमर है जस्ट फॉर मेरे को प्रॉफिट देगा, मेरा घर चलेगा, मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरी चलेगी। नो, नथिंग।
मैं कभी ऐसे नहीं करता। मेरे को अगर कुछ है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो 100% मैं आधी रात को भी तैयार हूँ अपने क्लाइंट के लिए। तो वहाँ से मतलब ये मेरे दिमाग में था कि मुझे क्लाइंट सर्विसिंग करनी है, मुझे कोई ऐसी फील्ड में जाना है जो एक तो लॉन्ग टर्म हो, सबसे अच्छी हो, और जिसमें कुछ ना ऊपर नीचे ना हो। जैसे आपने देखा होगा आजकल के बिजनेस में ना, कि कुछ आटे में नमक मिल जाता है या कुछ ऊपर नीचे हो जाता है बिजनेस करने के लिए। ये एक ऐसा बिजनेस है यश जी, अगर आप ईमानदारी से कर रहे हैं तो इसमें ना तो कभी आटे में नमक मिलेगा, ना झूठ होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपने किसी क्लाइंट को बोला है कि इस रूम के अंदर विंडो है, तो वो विंडो उस क्लाइंट को वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि वो लाइव एक्सपीरियंस करेगा वहाँ जाकर। तो ये मेरा मोटो था कि हम किसी के साथ भी कुछ ऊपर नीचे ना हो, हम करें तो एक ऐसा बिजनेस करें जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और हम शान से बोल सके कि हाँ, ये मेरा काम है। तो अभी जिस तरीके से आप अपना कर रहे हो, तो ये कितना, मतलब काफ़ी, आपने कितनी ब्रांचेस हैं, कितना बड़ा कर लिया, क्या मतलब अभी 9 साल में क्या जर्नी क्या देखिए, रही है? अभी एज ऑफ नाउ जो मैं अपनी करंट बता दूं, एक ब्रांच हमारी दिल्ली में है, सॉरी नोएडा में है, सेक्टर 16 में। एक हमारे पास मुंबई में है, और हमारे कुछ 3-4 कोलैबोरेशन हैं जो बड़े कोलैबोरेशन हैं मेरे लिए। एक मेरे पास थाईलैंड में कोलैबोरेशन है, एक मेरे पास मलेशिया में है, एक मेरे पास सिंगापुर में है। ओके। दुबई का मेरा चल रहा था, बट अभी कुछ सरकमस्टांसिस थोड़े से चेंज हुए, तो वो थोड़ा 1-2 महीने डिले हो गया। बट हाँ, अभी नेक्स्ट 2-3 महीने में हम उसको भी ले आएंगे। तो ये मतलब आप पार्टनरशिप में कर रहे हो ये या खुद? पार्टनरशिप में है ओके। हमारे। मुंबई दिल्ली का ऑफिस मेरा खुद का है, हम्म। नोएडा और मुंबई का ऑफिस मेरा खुद है। हम्म। अभी हम दिल्ली में भी एक कुछ इधर तिलक नगर साइड एक हमने प्लान किया है, तो आने वाले कुछ दिनों में हम वहाँ भी पहुँचने वाले हैं, दिल्ली में भी। तो क्या फ्यूचर क्या लेके चल रहे हो अभी आप? इसको 9 साल तो आपने कर लिया, आगे के 9-10 साल के लिए कुछ ना कुछ एक बना के तो माइंड सेट रखा होगा कि क्या अलग करने वाले हो? देखिए, इसमें जो है ना, इस बिज़नेस को अगर अलग करना है, तो मेरा जो टारगेट है 9-10 साल का, वो यही है कि मैक्सिमम जगह पे रीचिंग हो हमारी, हमारे ऑफिसेज हो, और मैक्सिमम जगह पर हम मतलब खुद से इस्टेब्लिश हो कि संदीप ही बैठे। क्योंकि देखिए, संदीप ये एक कैसे ही है। पॉसिबल हो सकता है? ये तो एक एज ये को ऐसे फाउंडर पॉसि आप कैसे सब एक जगह अवेलेबल? ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि जो आप मेरे प्लीज़ इसको ले लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। इसको ऐसे पॉसिबल कर सकते हैं यश जी, हम्म। कि जो मेरे थॉट्स हैं वही मेरी टीम के थॉट्स हैं। हम्म। ये एक सेकंड के लिए भी चेंज नहीं है। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी लाइव आप फ़ोन मिलाइए मेरे ऑफिस में और आप पूछिए, वो सेम थॉट और सेम मेंटालिटी वाले होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो टीम भी बना रहे हैं ना, धीरे धीरे जो टीम बना रहे हैं, वो बिल्कुल इसी तरीके से बना रहे हैं कि इसी पाथ पे चलेगी वो टीम, कि भाई हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है मैं 100% है, मैं हर जगह नहीं हो सकता, बट हाँ, हम ग्राउंड ऐसा बनाएंगे कि लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये यहाँ नहीं है। आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग, जिस हिसाब से आपने अभी तक कहानी बताई कि आपकी वाइफ आपको पूरा सपोर्ट करती है, इसके अलावा कौन है जो आपको पूरा सपोर्ट करता है? देखिए यश जी, अगर मैं आपको बताऊं तो फैमिली सबकी सपोर्टिव होती है यार, हम्म। सबकी। हम्म। मतलब इसका कंसर्न सिर्फ ये है, आपके भाई, आपकी सिस्टर्स, आपकी बहनें, मम्मी पापा, ये सबके सपोर्टिव होते हैं। सपोर्टिव जो नहीं होते वो आउटसाइडर होते हैं थोड़े से। समाज। समाज एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत लोगों ने मुझे भी बहुत बोला, यार आप वहाँ से यहाँ आ गए, आप 10,000 की नौकरी कर रहे हो, आपके बेबी होने वाला है, आप कैसे लाइफ चलाओगे, कैसे क्या करोगे, कैसे रहेगा। बट मैंने नहीं सुना, नहीं सुना, तभी आज यहाँ बैठा हूँ। सुन लेता तो मैं भी शायद हो सकता है कि कहीं लाख रुपए की नौकरी में होता, कहीं 60,000 की नौकरी में होता। आज जैसे कि 30 तारीख है, हम्म। सैलरी आ जाती है आज। सैलरी आ जाती तो यही है। तो एक जॉब वर्सेस बिजनेस का एक जो बहुत बड़ा एक प्रोपगेंडा चल रहा है मार्केट में ना, कि जॉब करने वाले सोचते हैं बिजनेस करने वाले सोचते हैं कि जॉब में ही अच्छे थे। 30 तारीख को जो भी आपने बोला कि सैलरी तो आ जाती है ना, हम कहीं भी बैठे हो 30 तारीख को सैलरी तो क्रेडिट हो जाएगी। जॉब वाले की एक लाइफ होती है कि वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होती है, उसका सब कुछ फिक्स होता है। बिजनेसमैन वाले का अप डाउन रहता है, कोविड आ गया, वॉर आ गया, वर्ल्ड वॉर आ गया, कुछ हो गया, राइट, कुछ चीज़ें हो गई ख़राब, उससे बिजनेस गिर जाता है। तो उस पर क्या बोलना चाहते हो आप? देखिए, जॉब वर्ड सिक्योरिटी, आप सिक्योर हो गए। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है
तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको अपने कंफर्ट से बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आएंगे तो बी फ्रेंकली आप वहीं घूमते रहेंगे। 9 से 5, 10 से 6, सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, आपकी 1 लाख हो जाएगी, आपकी 2 लाख हो जाएगी। हो सकता है आने वाले टाइम में आप साल का 50 लाख 40 लाख कमा लें, बट बिजनेस बिजनेस होता है। मैं जॉब वालों को कभी गलत नहीं बोल रहा, जॉब वाले बहुत अच्छे होते हैं, मेरे पास भी टीम है, वो जॉब ही कर रही है, सब तो बिजनेस नहीं कर रहे। बट बिजनेस में क्या है ना, बिजनेस में आप खुलकर काम कर सकते हैं, जॉब फिक्स है। और जॉब की मेंटालिटी ना, फिर वो जॉब की मेंटालिटी ही होती है। शाम को 5:45 बजते हैं, अगर 6 बजने में 5 मिनट होते हैं तो जितना भी डेडिकेटेड एम्प्लॉय हो वो हिलने लगता है और हम 8 बज जाए 9 बज जाए हम नहीं हिल सकते। तो सर दर्द है ना बिजनेस करना। तो नहीं 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 यार, बहुत वैसे मैं मजा इस आता है। इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैं कई सारे ट्रैवल एजेंट्स के साथ, ट्रैवल कंपनी के ओनर्स के साथ, को फाउंडर्स के साथ, फाउंडर्स के साथ बैठता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, तो कहीं ना कहीं उनका दर्द भी पीछे से दिखता है। यार मैं ना फंस गया, मैंने ना तो बहुत मतलब सोचा तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, बट कोविड के बाद ये हो गया, कोविड से पहले ये हो गया, मैं लोन में चला गया, मैं डाउन हो गया, अच्छा खासा जॉब चल रही थी। तो ये भी है कि लोगों को ऐसा नहीं है कि बिजनेस करके खुश ही हैं। देखिए ये ना सब अपनी अपनी सोच है। अभी कोई कैसे सोचता है, इस बात को किस तरीके से लेता है ना, ये भी एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। हाँ, सच है, कोविड के बाद बहुत अप एंड डाउन आए, बहुत लोग बैंकरप्ट हुए, बहुत लोग माइनस में चले गए। बट कोविड ने भी ना एक लर्निंग दी है, आपको बहुत बड़ी लर्निंग दी है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, आपको उस काम को इस तरीके से प्लान करना है, इस तरीके से उसको बनाना है काम को ना, कि अगर कोई टफ सिचुएशन आए ना, आप उससे निकल सके। आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना कि हाँ, कोविड ने पूरी दुनिया बंद कर दी। और मैं आपको बताऊं तो कोविड ने ट्रैवल इंडस्ट्री को इतना बड़ा झटका दिया था ना, सब लोग बंद थे बट ट्रैवल थोड़ा एक्स्ट्रा बंद था। जब सब चालू हो गए उसके बाद ट्रैवल चालू हुआ था। तो हमें मतलब अगर आप लोग 6 महीने में कोविड से निकले हैं तो हम लोग 1 साल में निकले, हमें और 6 महीने लगे। बट हाँ, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है, अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छा है तो आप कर सकते हैं, ये भी कर अभी सकते हैं। मार्केट में जैसे भी वॉर चल रहा है ये, राइट, तो अभी इसका क्या इफेक्ट पड़ा हॉस्पिटैलिटी पे? देखिए मार्केट में ना इस वॉर का बहुत इम्पैक्ट है, सीरियसली मैं आपको बताऊं बहुत इम्पैक्ट है। सबसे ज़्यादा तो ये जो एयरक्राफ्ट और ये रेट्स, जो डायनामिक जो रेट हैं, ये जो इतने अप हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा अप हो गई है। फ्लाइट्स मैं के खुद प्राइस, वियतनाम जाने का सोच रहा था, बट मैंने देखा कि बहुत फ्लाइट के फ्लाइट रेट हैं, के बहुत रेट फ्लाइट के जस्ट डबल हो गए हैं। जस्ट डबल हो गए हैं बिकॉज ऑफ फ्यूल। और मतलब लिमिटेड हो गया है सब कुछ कि भाई इतने इस दौरान फ़्लाइट चलेंगे, फ्यूल्स के रेट बढ़ गए हैं, स्टाफ के शॉर्टेज हो गए हैं। उस वजह से ना बहुत इम्पैक्ट हुआ है इस 1 या 1.5 महीने में ना, बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा, ओके। इस 1 1.5 महीने में। मतलब ठीक है, सिचुएशंस आती हैं और ये चलता ही रहेगा। देखिए हम जिस देश में रहते हैं या हम जहाँ हैं, ये सब होता ही रहेगा। कभी इस देश की इससे वॉर होगी, कभी उसकी उससे वॉर होगी, इसके लिए भी हमें प्लान करना पड़ेगा। अब जैसे दुबई मिडल ईस्ट बंद हुआ तो यहाँ से हमारा हाथ पकड़ा, थाईलैंड ने पकड़ लिया हमारा हाथ वियतनाम ने पकड़ा, बाली ने पकड़ा, मालदीव ने पकड़ा। एशिया हाँ साइड के। हाँ, एशियन कंट्री ने पकड़ा। डोमेस्टिक ने बहुत बूम मारा, कश्मीर बहुत ज़बरदस्त हुआ दुबई बंद होने से, कश्मीर ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया हम लोगों को। तो मतलब ये है कि ऑल्टरनेट चलता रहेगा। बट हाँ, जिसकी भी वो ट्रैवल थी, मतलब दुबई की, उनके साथ तो प्रॉब्लम हुआ है। और दुबई अभी तक इतना हाइप पे था कि दुबई में जाके सेटल हो जाओ, बढ़िया है, दुबई ये है, दुबई वो है, दुबई में जॉब सिक्योरिटी है, दुबई में फीमेल सेफ हैं, दुबई मतलब ऐसे, मतलब मेरे नोन के कनेक्शन के बहुत लोग हैं जो दुबई जाके सच में बहुत खुश थे अभी तक। तो अभी क्या रिस्पॉन्स है दुबई का? देखिए मेरे कुछ दोस्त हैं दुबई में, और कुछ मेरे बिजनेस के रिलेटेड भी कुछ मेरे पार्टनर समझ लीजिए आप, वो भी हैं। दुबई उतना इम्पैक्ट कभी भी नहीं हुआ था जितना हमारी मीडिया ने बनाया। मैं आपको रियलिटी बताऊं, हमारी मीडिया ऐसे दिखाती थी कि बुर्ज खलीफा के पीछे बम गिर गया है। मेरे खुद के दोस्त बुर्ज खलीफा रात को जाकर मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं कि हम बुर्ज खलीफा के बाहर खड़े हैं, कुछ नहीं हुआ है। तो हमारी मीडिया ने जितना हमें परेशान किया ना, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आता है कि क्या आप दुबई सेफ है, क्या हम दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये अब क्वेश्चन आ रहे हैं। बट मैं आपको बताऊं रियलिटी क्या है, दुबई इस वक्त एज ऑफ नाउ कंप्लीट ओपन है।
प्रॉपर चल रहा है प्रॉपर एकदम, चल रहा है दुबई, जैसे सारे पहले चल साइट रहा सीन चल रहे हैं। एक का दुक्का कोई साइट सीन बंद होगा तो होगा, वो भी मेंटेनेंस की वजह से या किसी चीज़ की वजह से। अभी प्रॉपर दुबई चल रहा है। फ्लाइट्स क्योंकि अभी भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं हुआ है तो फ्लाइट्स के रेट ज़्यादा है अभी भी। बट हाँ, मुझे लगता है कि आने वाले और थोड़े दिन में, जैसे कि ये वॉर थोड़ा बहुत नीचे अप एंड डाउन चल ही रहा है, इस वॉर का रेट डेली हम सुन ही रहे हैं, तो थोड़ा आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, फ्लाइट के रेट्स वही आ जाएंगे जो पहले थे, उसी तरीके से आ जाएगा दुबई। ओके। सो बेसिकली आपकी कंपनी कौन कौन से डेस्टिनेशंस को करती है, किसमें आपकी अच्छी पकड़ है? देखिए, अगर मैं अपनी पकड़ की बात बताऊं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे कोलैबोरेशन 3, वो 3 कंट्री तो हैं ही, थाईलैंड, मलेशिया सिंगापुर, हाँ, मलेशिया। ओके। मालदीव्स हम बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, मालदीव्स हमारा बहुत अच्छा, दुबई हमारा बहुत अच्छा था, मॉरिशस हमारा बहुत अच्छा है, वियतनाम, बाली, मतलब ऑल ओवर हम बहुत अच्छे से प्लान करते हैं सारी चीज़ें ना। और मैंने जो एक हेजिटेशन देखी है, जो शायद आप भी फील करते होंगे, हम इंडियंस ना अभी भी उतने अप टू द मार्क नहीं है इंग्लिश को लेकर। हम अभी भी घबरा जाते हैं। मतलब है कुछ परसेंटेज हमारे यहाँ है जो यूथ हैं, जो अब की जनरेशन है, ये जो कुछ लोग हैं जो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं हिंदी और इंग्लिश में। बट अभी भी मैं कुछ लोग बताऊं जो ट्रैवल मतलब कर सकते हैं, बट उनका रीज़न ये है ट्रैवल ना करने का कि यार वहाँ जाके बात कैसे करेंगे। एक बहुत बड़ा फोबिया है इमिग्रेशन का, बहुत बड़ा फोबिया है हम इंडियंस में ना, इमिग्रेशन क्लियर कैसे करेंगे। तो मैं अपनी सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। इमिग्रेशन बहुत सबसे स्मूथ पार्ट है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, इमिग्रेशन ऑफिस होगा, आप जाइए, आपसे बात भी नहीं करेगा इमिग्रेशन ऑफिसर। ओके। आप जाएंगे, अपना पासपोर्ट, जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है उस कंट्री का, जो भी चेकलिस्ट है, आपका होटल वाउचर, आपके फ्लाइट टिकट, आप काउंटर पे देंगे, वो देखेंगे, स्टैंप मारेंगे, आपको देंगे, वेलकम करके भेज देंगे। बट बहुत बड़ा फोबिया है कि मैं बात कैसे करूंगा इमिग्रेशन पे, मैं कहीं फंस गया तो, मैंने कोई उल्टा जवाब दे दिया तो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत स्मूथ होता है इमिग्रेशन। मैंने स्पेशली थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडिया से अपने एम्प्लॉयज़ भेजे अच्छा। जो मेरे ग्राउंड पे वहाँ काम कर रहे हैं, यहीं से लड़के, यहीं से इंडिया से, कि वहाँ जाइए, हम जो क्लाइंट्स भेजेंगे उनकी ये हेजिटेशन आपको दूर करनी है। आप जब एयरपोर्ट पे उन्हें वेलकम करेंगे तो उन्हें अपनापन लगेगा कि हाँ यहाँ कोई इंडियन है। उसके बाद आपका उनका स्मूथली चेक इन कराएं, चेक इन फॉर्मेलिटी में टाइम लगता है, चेक इन कराएं और फिर ब्रीफ करें। मतलब वहीं खड़े होकर रिसेप्शन पर ही 2 मिनट लेकर पूरे 5 दिन 6 दिन जितने भी दिन का टूर है वो ब्रीफ कर दें, वो कंफर्टेबल हो जाता। वो कंफर्टेबल हो जाए। इस दिन ये करना है, इस दिन वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना, साथ में अपना नंबर दे दें। देखिए, वो पूरा टाइम तो साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मैं अकेला, मेरा ही टूर नहीं चल रहा है, और भी मेरे साथ में काम कर रहे हैं, और भी क्लाइंट्स हैं मेरे साथ में, और भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो सभी के वहाँ पर वो काम होता है। तो हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हर क्लाइंट से हम रीचिंग ज़रूर करें। डे 1 पे रीचिंग नहीं हो रही तो डे 2 पे करा दें, डे के 1 की नाइट में करा दें, तो रीचिंग ज़रूर करता है हमारा पर्सन वहाँ जाकर। तो ये मैंने सिर्फ इसीलिए किया है कि मेरा क्लाइंट कंफर्टेबल रहे वहाँ पर भी, ओके। इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, क्योंकि फूड की बहुत क्यूरियोसिटी हाँ, होती ये है। सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि अदर कंट्रीज़ में जाके लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलते, इंडियन रेस्टोरेंट मिल भी गए तो इंडियन फूड नहीं मिलता है। ये बहुत लोग सोचते हैं कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं कि बाहर कंट्रीज़ में जाएंगे तो मेरे को नॉनवेज खाना पड़ेगा, अगर नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो वेज बहुत ही लिमिटेड है, तो मैगी खानी पड़ेगी एक्सेट्रा। ऐसा क्या मतलब क्या? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम पैक फूड भी मिलता है हमें। मतलब अब मैगी ही नहीं है, अब हल्दीराम जी ने बहुत ब्रांड निकाल दिए, राजमा चावल, दाल चावल, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलती है पैक फूड। बट मैं आपको बताऊं, आप किसी भी कंट्री में जाएंगे ना, स्पेशली थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, मालदीव, आप कहीं भी जाएंगे आपको ईजिली इंडियन फूड मिलेगा। अच्छा। रेस्टोरेंट के नाम ऐसे होते हैं, हाँ। इंडियन जंक्शन, बॉलीवुड मसाला, मतलब इस तरीके के इंडियन रेस्टोरेंट के नाम है। और प्रॉपर आपको नान, वो रोटी, फील चपाती, कराने के वो अपनापन, फील अपना फील फील कराने के लिए। एम्प्लॉयज वहाँ इंडियन है, वेटर्स इंडियन है, भले ही जो ओनर है वो वहाँ का हो, बट उसने ऐसा सरकमस्टांसिस बना रखे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं आप कहाँ हैं। हाँ, बट थोड़ा सा टेस्ट का तो देखिए, आपको पता है कि हम यहाँ के इंडियंस, मसाले और हम इंडियंस यहाँ के मसाले, स्पेशली दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली का फूड टेस्ट बहुत अलग है। बाहर आप जाएंगे तो वो मसाले और वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट हाँ, आपको 100% सब कुछ मिलेगा।
बट यही है कि किसी अच्छे ट्रैवल एजेंट के थ्रू जाएंगे तो वो पूरी गाइडेंस देगा, आपको स्पेशली बताएगा कि आपका होटल इस एरिया में है, इसके 1 किलोमीटर पे ये है, 2 किलोमीटर पे ये है, और यही हेल्प करता है, तभी हम और आप बैठे हैं। ओके, अगर आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन देंगे तभी हम लोग बैठे। अंडरस्टूड। ठीक है, ठीक है। सो कुछ क्वेश्चन है मेरे जो मैं हाँ। आपसे पूछना चाह रहा था, है ना, क्यों नहीं। कि अगर मैं बात करूं एक इंडियन डेस्टिनेशन जो ओवर हाइप्ड है हम्म। और एक जो अंडररेटेड है, तो ओवर हाइप्ड और अंडररेटेड डेस्टिनेशन के बारे में आप थोड़ा सा बताओ। यार देखो, ओवर हाइप से अगर मैं समझूँ ना, मतलब आज से नहीं, जब मैं भी छोटा था ना जब मेरे मतलब होता है, सबकी क्यूरियोसिटी होती है। ओवर हाइप का मतलब यार देखो, मैं शुरू से यही समझता हूँ, इंडिया में समझूँ तो गोवा, ओके, डोमेस्टिक डोमेस्टिक में गोवा ओवर हाइप। बिल्कुल ओवर हाइप है। मतलब जब आप समझो कि गोवा का अभी आने वाले टाइम में, अभी मैं बोलूँ आपको, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में गोवा का ये हाल हो जाएगा कि गोवा इंटरनेशनल को टच कर देगा, इन टर्म्स ऑफ होटल प्राइस, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ साइट सीन, टर्म्स ऑफ फ्लाइट। तो बहुत हाइप बनी हुई है। बट अगर मैं वैसे बात करूं तो वो इतना अप टू द मार्क नहीं है। मतलब उसकी हाइप बनी हुई है। आपने भी सुना होगा, लॉन्डे हमेशा सपना ड्रीम होता है, गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे, गोवा जाएंगे। करेक्ट। बट वहां जाने के बाद क्लीनिंगनेस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। वहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी फैसिलिटी, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। और ये स्पेशली सीजन टाइम में। ओके, भाई अगर किसी चीज़ की ओवर हाइप बनी हुई है, इसकी सीजन कब होता है गोवा का? ये सीजन अब शुरू हो जाएगा गोवा का अक्टूबर से, अक्टूबर से? अक्टूबर से 10 जनवरी तक बहुत पीक सीजन है। अच्छा, और क्रिसमस, न्यू 21 ईयर, ये सब। दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक तो आप गोवा में पैर भी नहीं रख सकते हैं, ओके। पैर भी नहीं रख सकते हैं। अगर आपका फ्लाइट है तो ब्रदर आपको कम से कम 6 से 8 घंटे पहले निकलना होगा, इतने लंबे जाम होते हैं। क्योंकि ये गोल्डन सनबर्न का आपने नाम हाँ, सुना हाँ, होगा, हाँ, हमने हाँ। देखा है न्यूज़ में, सब लोग देखते हैं। वो स्पेशली वहाँ प्लान्ड होता है तो गोवा में। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स भी तो बहुत सारे आते हैं। 100% आते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको भी वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। देखिए, अगर आपने किसी को ओवर हाइप कर दिया है ना, तो आप वहाँ फैसिलिटी दीजिए। अगर आप 1 रुपये के 10 रुपये ले रहे हैं, तो आप वो 10 रुपये वाली फैसिलिटी दीजिए। आपकी फैसिलिटी अभी भी 1 रुपये वाली है। सो अभी जैसे आपने भी बताया गोवा के बारे में, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं जब गया गोवा अभी थोड़े टाइम पहले, और फिर मैंने वहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट्स हो गए, लोकल वेंडर्स हो गए, लोकल रेस्टोरेंट से मैंने पूछा कि थोड़ा सा कि, तो उनका एक मेरे पास एक रिव्यू ये आया कि पहले टाइम पे जितना गोवा की हाइप होती थी, गोवा में इंटरनेशनल फिरंगीज आते थे, राइट, वो अब फिरंगी उस लेवल के नहीं आते हैं। मार्केट बहुत ख़राब हो चुकी है गोवा का। ये ना रीज़न इसका ये भी है कि गोवा में अब लोग इंटरेस्ट इसलिए भी नहीं ले रहे हैं इंटरनेशनल ना, क्योंकि रेट बहुत कर दिया है। मतलब वही मैं आपको जो ओवर हाइप वाली बात बता रहा हूँ ना, रेट उस लेवल का कर दिया। जो बाहर से फॉरेनर आते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया इसलिए आते थे, लो बजट में अच्छे बीचेस मिल जाएंगे, अच्छा एक्सप्लोजर मिल जाएगा। बट अब इन लोगों ने ना उनको देखकर रेट वही कर दिए हैं जो उनको वहाँ मिलते हैं। मतलब आप इंडिया में देखिए, अगर कहीं भी फॉरेनर्स आते हैं ना, हम इंडियंस की टिकट अगर 50 रुपए की है तो फॉरेनर की 150 रुपए की है, सॉरी 700 की है, 800 की है। मतलब इतना डिफरेंस है। अगर आप दिल्ली के लाल किला की बात करें ना, तो आपकी और मेरी टिकट वहाँ 50 या 100 रुपए की है, और फॉरेनर्स की टिकट 500 रुपए की है। यही सेम सेम ताजमहल में भी यही सेम है। तो अंग्रेज जो होते हैं, ये फॉरेनर्स क्लाइंट जो होते हैं ना, इनके लिए मतलब मेरे हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा आप ऊपर कर दो, बट बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया है गोवा ने ना। तो इस वजह से भी अब अवॉइड कर रहे हैं। अब ऐसी जगहों पे लोग जाना पसंद करते हैं जहाँ पर इतना ज़्यादा क्राइम ना हो। क्राइम भी बहुत है गोवा में। अगर आप बात करूँ मैं क्राइम की ना, बहुत क्राइम है, बहुत न्यूज़ आते हैं, बहुत इस तरीके से आता है वहाँ का। तो इस वजह से ही यही एक रीज़न है जो फॉरेनर्स ने अभी अवॉइड कर रहे हैं गोवा को। और अगर मैं बात करूं, आपका यही जो क्वेश्चन है, आपने ओवर हाइप और अंडररेटेड की बात करी है। अंडररेटेड में ना, मैं अगर इंडिया में बात करूं तो मेघालय को दूंगा मैं। अच्छा। मेघालय अभी भी अंडररेटेड है। मेघालय इतना सुंदर और पीसफुल है, वहाँ वाटरफॉल्स हैं, रूट ब्रिज हैं, इन्वायरमेंट इतना अच्छा है, बट क्योंकि लोगों को अभी भी इतना पता नहीं है वहाँ के बारे में, यही एक रीज़न है कि वो आज भी अंडररेटेड है। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप एक उस जगह को, अंडररेटेड जगह को भी उस तरीके से प्रमोट करें, उस तरीके से आगे लाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएँ। बहुत सारे लोगों को तो अभी पता भी नहीं है कि मेघालय में क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब इतनी सारी एन नंबर्स ऑफ चीज़ें हैं घूमने के लिए, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर, पीसफुल इतना है मेघालय।
बट क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में डाला हुआ है गोवा गोवा गोवा, मूवीज भी बनी है मूवीज गोवा गोवा पे बन रही हैं, हर चीज गोवा पे। मैं अपना एक्सपीरियंस दूं, जब हम छोटे हुआ करते तो हम दोस्त कॉपी पेन लेकर बैठते थे, गोवा चलेंगे गोवा चलेंगे। तो ये होता है गोवा का। और इंटरनेशनल में अगर ओवर हाइप्ड अंडररेटेड की देखो बात करें अगर तो आप इंटरनेशनल की बात करूं मैं, तो मैं मेरा पर्सनल व्यू बताता हूं। हमने इस वक्त पटाया को बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कर रखा है, ओके बहुत ज़्यादा ओवर हाइप है। मैं खुद पर्सनली होकर आया हूँ, मतलब मेरा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा कोलैबोरेशन है, तो मेरा थाईलैंड आना जाना रहता है। तो मैं जब पटाया गया तो मैंने देखा वहाँ पर इतना फ्रॉड, इतना क्राइम है, और इस तरीके से हम इंडियंस को ट्रीट किया जाता है ना, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल है ही नहीं, एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं उसी के साथ में देखूँ, एक नई डेस्टिनेशन उठ कर आ रही है, मतलब बहुत सारे ट्रैवलर्स को अभी पता नहीं है, बाकू नाम सुना होगा आपने एक बाकू जगह का। बाकू सेम, बाकू की नाइट लाइफ और इधर की नाइट लाइफ अपनी, क्या कहते हैं, पटाया की पटाया की, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्योंकि अभी वो इतना प्रमोट नहीं है और इतना हाइप नहीं है, तो वहाँ पता नहीं है। बाकू इससे अलमाटी ये सब हाँ, अलमाटी बाकू इससे फार बेटर है पटाया से, अच्छा फार बेटर और रीजनेबल, हम्म, मतलब इंडियंस के लिए रीजनेबल। बट वही वाली बात है कि हमें पता नहीं है अभी, हाइप बना रखी है हाइप उसने बना रखी है। अब पटाया की बहुत हाइप है, गोवा की बहुत हाइप है। तो जिस चीज़ की हाइप है, एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आप रील्स की दुनिया में रहते हैं, तो जहाँ का आपका कंटेंट चल रहा है और आप वहीं पर आप प्लान बना शुरू हो लेते हैं ना जाते हैं बस। बिना देखे डेस्टिनेशन हाँ, देखा और यही रहता है। ओके अच्छा संदीप जी एक क्वेश्चन और आता है मेरे माइंड में कि अगर हम बात कर रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया और स्टेट टूरिज्म के कैंपेन की बात करें तो ये एक ग्राउंड लेवल पे कितना सक्सेस है यार देखो, ये जो इनक्रेडिबल इंडिया है ना, ये बहुत ही बढ़िया कैंपेन है। अवेयरनेस बढ़ती है इससे, ठीक है, पता चलता है लोगों को कि किस सिटी में क्या है, हम्म कैसे है, बहुत अच्छा है। हम्म बट आज भी अगर मैं इसका ग्राउंड की बात करूँ ना, हम्म तो ये उतना इफेक्टिव नहीं है। ये अवेयरनेस तो फैला रहा है, बट उस ग्राउंड पर जाकर वहाँ फैसिलिटीज़, वहाँ का, जैसे आप मान लीजिए कि किसी जगह को कनेक्टिविटी हो गई, फैसिलिटीज़ हो गई, आपकी वहाँ पे सर्विसेज हो गई, वो उतनी आज भी अप टू द मार्क नहीं है। गवर्नमेंट ये कैंपेन चला रही है, बहुत अच्छा है, ऐसे ही चलाए इस कैंपेन को। बट ग्राउंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। कि ओके अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं, कि जैसे सपोज करिए आप राजस्थान जा रहे हैं, तो राजस्थान में आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर सर्विसेज नहीं है अच्छी, सर्विसेज अच्छी नहीं है, हम्म कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, नेटवर्क्स नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है। तो कैंपेन अच्छा है, बट ग्राउंड पे काम अभी भी बाकी है इसके तो ये अंदर। कैंपेन का फायदा किसको ट्रैवलर्स को ज़्यादा है या आप लोग को ज़्यादा होता है देखिए, अगर मैं बोलूँ तो इससे हम दोनों को ही फायदा है। ट्रैवलर को पता चलता है, एक्सप्लोर करता है ट्रैवलर ना ज़्यादा, हम्म कि भाई इंडिया में क्या क्या जगहें हैं, और हमारे लिए वो बकेट ओपन हो जाता है हम्म घुमाने के लिए। तो हम दोनों के लिए फ़ायदा है। बट मेरी रिक्वेस्ट तो यही है कि अच्छा कैंपेन है, बट हाँ, ग्राउंड पे काम इसमें अभी बाकी है, मतलब अभी ग्राउंड पे काम होगा। डाउन रियलिटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है हाँ, तो संदीप जी आप मुझे बताओ कि अगर गवर्नमेंट को टूरिज्म इंडस्ट्री को ट्रैवल इंडस्ट्री को बूस्ट करना हो तो उसके लिए उसको क्या चेंज करना चाहिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए देखो, अगर ट्रैवल इंडस्ट्री को बूम करना है और बिल्कुल एक ऐसे स्टेज को पे लेकर जाना है ट्रैवल इंडस्ट्री को ना, तो इसका मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे कैंपेन की बात हो रही है, इनक्रेडिबल इंडिया, ओके तो मैं कह रहा हूं कि इसका आंसर उसी के अंदर है। अगर आपको किसी चीज़ को प्रमोट करना है, बूम करना है या आगे बढ़ाना है, तो आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड क्या है, आपकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, आपका वहाँ पे जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी हो, अवेयरनेस हो, आपका क्या कहते हैं, जब सबसे ज़्यादा ना जो वहाँ का लोकल फूड है उसको प्रमोट करो आप। भाई जैसे आप सपोज करिए, आप जैसे घूमते होंगे आप भी, अब जैसे मैं कुछ बताऊं, राजस्थान में जैसे कुछ राजस्थान का सिग्नेचर फूड है दाल बाटी, आपने नाम दाल सुना बाटी होगा, चूरमा चूरमा। तो ऐसी चीज़ें ना पता होनी चाहिए। अभी मैं, देखो, मैं एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मैं मेरे क्लाइंट को भेजूंगा, मैं बता दूंगा, मेरा काम है उसे बताना कि भाई यहाँ ऐसे 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 होगा। बट वो वहाँ जाकर फैसिलिटीज़ उसे मिल रही हैं, वो गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब वहाँ का है। तो अगर गवर्नमेंट को करना है, तो वो हर एक स्टेप को ना इस तरीके से प्रमोट करे कि वो हाईलाइट हो, वहाँ जाए क्लाइंट तो उसे सब दिखे, क्लीनिंगनेस, कनेक्टिविटी, रूम्स रूम्स वगैरह, होटल्स वगैरह, वहाँ के लोग,
ट्रांसपोर्ट, ये ऑपरेशनल सब स्ट्रांग मतलब होना चाहिए। इस पर काम करना चाहिए गवर्नमेंट को ना, तभी बिजनेस बूम होगा। अदरवाइज जैसा चल रहा है। आप इतना ट्रैवल करते हो, ट्रैवल का आपका बिजनेस है, तो आप मुझे बता सकते हो जैसे कि कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है जो अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ ऐसा है, कुछ जो आप डिस्कस करना चाहोगे? यार देखो, सुपर नेचुरल का मतलब ना मेरे हिसाब से तो ये है, अगर कोई चीज़ आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ना तो वो अनएक्सप्लेन हो गई। मतलब सुपर नेचुरल में ना, अगर मैं बात करूँ जैसे इंडिया में ही मैं बात करूँ ना, तो जैसे ये भानगढ़ हो गया, कुलधारा हो गया, तो मैं अगर इनकी बात करूँगा तो इनके ऊपर ना बहुत सारी कहानियाँ हैं, यूट्यूब पर हर जगह पर बहुत सारी कहानियाँ हैं। अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा ना, तो आपने दिल्ली में ना एक जगह है, भूली भटियारी। भूली भटियारी। हाँ, हनुमान जी की मूर्ति आपने देखी होगी पूसा रोड पर, 108 फीट की मूर्ति है। हम्म। अगर आपने कभी हाँ वहां से हाँ। ट्रैवल किया है ना, हम्म। तो हनुमान जी की मूर्ति से जैसे ही आप स्लाइट लेफ्ट लेते हैं ना, तो एक रोड जा रहा अंदर, उस जगह का नाम है भूली भटियारी। हम्म। वो वहां से शुरू होता है, हनुमान जी की मूर्ति करोल बाग का वो सेंटर है, पूसा रोड बोलते हैं उसे। हम्म। वहां से लेकर वो, मैंने जहां तक उसे अंदर से देखा है ना, मैंने उसे धोला कुआं तक देखा है। अभी वो उसके आगे कितना है वहां आ जाने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। तो वो ऐसी जगह है कि मतलब आप दिन में भी वहां जाएंगे ना, मतलब दिन की बात कर रहा हूँ मैं, 11-12 बजे भी आप वहां जाएंगे ना, आपके जो गूज बम्प है ना, आपके बाल एकदम ऐसे हो जाएंगे, मतलब आपको ऐसा लगेगा अजीब कि मैं कहाँ आ गया हूँ। एक तो चारों तरफ से जंगल, कोई नहीं है वहां पर, और मतलब इस तरीके की एनर्जी है वहां पर, मतलब आपको लिटरली फील होगा। मतलब आप अंदर चलते जाएंगे, कोई एंड नहीं है, कोई डेड एंड नहीं है, चल रहे हैं आप वहां पर। तो वहां पर बहुत बार ऐसा हुआ कि हम, क्योंकि हम दिल्ली से ही हैं, हम 3-4 दोस्त एक दिन रात में चले गए। अब हम जब वहां रात में गए, तो वो होती है क्यूरियोसिटी, लड़के थे, बाइकें थी, देखते हैं अंदर कहाँ तक है। तो जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं। मतलब अंदर जाकर हमें ऐसे कुछ साउंड इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब खुद से ही साउंड इफेक्ट आ रहे हैं। मतलब कुछ हम तो, मतलब हम लोगों के पास तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम कोई मतलब शूट करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ऐसे ही बस। जैसे होता है, आपका भी होता होगा कि दोस्तों में शर्त लग गई हम्म। कि जो एंड तक जाएगा आज, हम्म। तो ऐसे ही घुस गए अंदर। तो उससे ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगा। मैंने कुलधारा भी विजिट करा है, मैंने भानगढ़ भी विजिट करा है। हाँ ठीक है, वो भी, उनकी भी स्टोरियाँ हैं और वो एक्चुअल में भी सच भी होंगी। बट ये जो भूली भटियारी जगह है ना, इसकी आप स्टोरी देखना, मतलब इसमें अंदर किला भी मिलेगा आपको, अंदर स्टेडियम भी मिलेगा, अंदर राजा रानी की झील भी है, और अंदर आपको क्या कहते हैं, एक कैंटीन भी है जो कि हॉरेबल है, एकदम बंद है। कोई चल नहीं रही मतलब कैंटीन? कुछ नहीं चल रहा है अंदर, वो पूरा जंगल है। मतलब वहाँ ऐसी ऐसी जगहें हैं अंदर, ऐसे छोटे छोटे पार्टीशन बने हुए, हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे एक नई चीज़ आ जाती है। आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको एक झील मिलेगी, जिसको बोलते हैं राजा और रानी की झील। थोड़ा सा आगे जाएंगे एक किला मिलेगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे एक जेल सूखी मिलेगा। झील है या पानी जल? मतलब है पानी, बट वो बहुत पुराना पानी हो चुका है, तो अभी वो थोड़ा सा उस टाइप का है कि आप यूज़ नहीं कर सकते, गंदा हो चुका है। बट हाँ, ऐसी है। सबसे ज़्यादा दिल्ली में क्राइम भूली भटियारी में होता है। अच्छा। हाँ, सबसे क्राइमिस्टिक जगह है। कैसे मतलब? जैसे बहुत सारी न्यूज़ आती हैं, मर्डर हो गया, या कुछ अंदर ले जाकर कुछ ऐसा कर दिया, कुछ स्नैचिंग कर ली, या मतलब इस टाइप की बहुत सारी मतलब एक्टिविटीज़ वहाँ डेली होती हैं। तो जाना मतलब चाहिए वहाँ पर, नहीं जाना नहीं चाहिए? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर जाओगे तो अपने 2-3 फ्रेंड्स के साथ में जाइए। अभी की सिचुएशन में आपको जो बात बता रहा हूँ काफ़ी पुरानी है। अभी वहाँ पे राउंड पे गार्ड्स घूमने शुरू हो गए हैं, मतलब अंदर ड्यूटीज़ लगा दी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, पुलिस की। तो अब हर आधे घंटे में ना एक बुलेट या एक बाइक वहाँ से निकलती है। अच्छा, दिन में भूली भटियारी में ना, मॉर्निंग में सुबह 5 बजे से 7 बजे तक ना, बहुत अच्छा जॉगिंग पार्क है। सीनियर सिटीजन बहुत इंजॉय करते हैं उसको। आफ्टर दी 8 एंड 9, इन मतलब इवनिंग? तुम नहीं, मॉर्निंग, मॉर्निंग? आफ्टर ओके। आफ्टर 8-9 वो इतना हॉरेबल हो जाता है, आप खड़े भी नहीं हो सकते वहाँ। और वो 5 से 7 का टाइम ऐसा होता है कि जिसमें वहाँ लोग आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक हो रही है, बट उसके बाद वो इतना हॉरेबल हो जाता है कि मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। मैंने तो खुद फेस किया है वहाँ पर ना, मतलब ऐसा लगा एक टाइम पर कि अब निकलना चाहिए, अब मुड़ना चाहिए ऐसे यहाँ से। अभी तक आपने जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, जितना ज़्यादा आप घूमते हो, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ जहाँ पर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील हुई हो? यार देखो, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी अगर मैं आपको बताऊं जो मुझे फील हुई है, ये मुझे हुई थी, मैं
अभी कुछ टाइम पहले ही होकर आया हूँ मैं। एक जैसलमेर में एक मंदिर है, उसका नाम तनोट माता ऐसे करके है, तनोट माता टेम्पल है। ये जैसलमेर में है, बिल्कुल बॉर्डर के पास में। तो जब मैं उस मंदिर के अंदर गया ना, देखिए मैं बहुत बिलीव करता हूँ क्योंकि हम इंडियन हैं, भगवानों पे हमारा बिलीव है शुरू से ही है हम सबका, हम्म। और होना भी चाहिए। देखिए किसी ना किसी भगवान पर तो होना चाहिए। करेक्ट। पर जैसे ही मैं उस मंदिर में एंटर हुआ ना, तो मुझे ऐसा सुपर सा लगा, मतलब इतना फील हुआ कि हाँ कुछ है स्पेशल यहाँ। हम्म। मेरे साथ और भी लोग थे, मैंने सबकी तरफ देखा तो सब बहुत नॉर्मल थे, बट सिर्फ मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लगता है कि शायद मेरी वो सोचने की वो होगी, या मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ जाने से पहले मैं बहुत ज़्यादा गूगल और ये सब कर रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई गई थी कि ये मंदिर इस तरीके का है, यहाँ ऐसे होता है। तो उससे मुझे लगा, वो सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि हाँ वो पॉइंट ऐसा है। अगर हम टूरिज़्म कितनी बातें कर रहे हैं, और अगर एक पिक्चर आई थी नायक, राइट, हाँ एक दिन का जिसमें सीएम बना दिया था, हाँ। तो अगर हम आपको कुछ टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए या एक लिमिटेड टाइम के लिए अगर टूरिज़्म मिनिस्टर बना देते हैं, तो इस टूरिज़्म इंडस्ट्री में क्या चेंज आप करोगे? यार मेरे को जो सबसे बड़ी कमी लगती है ना हमारी इंडस्ट्री में, वो सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लगती है कि हमारे पास जो टूल्स है ना वो बहुत लिमिटेड हैं, और हम उसको अप टू द मार्क नहीं कर पा रहे। अगर मैं किसी भी डेस्टिनेशन को उठा लूँ ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। अगर मैं टूरिज़्म मिनिस्टर, अगर ऐसा मौका मिलता है कभी, चलो, तो हाँ। मैं ना इस बेसिक पे काम करूँगा। हम्म। अब बेसिक में ना मेरे पास ना 4-5 चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले कनेक्टिविटी, ठीक है। दूसरी चीज कि वहाँ का एकोमोडेशन। तीसरा ट्रांसपोर्ट। चौथा फूड फैसिलिटी। पांचवा जो ग्राउंड पर धोखाधड़ी होती है कस्टमर के साथ में, स्पेशली जब आप गाड़ी का नंबर देखते हैं ना, डीएल, एचआर, यूपी, हम्म। यूके। हम्म। आप जैसे कहीं पर भी जाएंगे, आपका गाड़ी का नंबर देख लेता दुकान वाला। हम्म। अगर वो 10 रुपए की चीज़ है ना, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपए की हो जाएगी आपके लिए। हम्म। अब क्योंकि आप तो वहाँ नए आप हैं, लोकल्स नहीं हो ना। आप लोकल नहीं हो, आप नए हो, आपको ना चाहते हुए भी लेना पड़ेगा वो। तो वो सब चीज़ पे मुझे काम करना है भाई। किसी के साथ भी ना प्रॉब्लम ना हो। हम्म। अगर आप एक दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में या दूसरे शहर में घूमने जा रहे हैं ना, तो आप उसी तरीके से जाइए घूमने के लिए कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप वहाँ जाके ये फील ना करें, यार मेरे साथ ये कर दिया, यार मेरे साथ वो कर दिया, मुझे धोखा कर दिया मेरे साथ, यार मुझे लूट लिया, यार यहाँ का रोड देखो, यार यहाँ बट खाना नहीं है। अगर हम बात करें इंडिया की, मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, उन्होंने बहुत जगह पे जैसे वियतनाम, बाली, फुकेत, कराबी, यहाँ भी वो चीज़ दिया है कि अगर वो लोकल्स आते हैं तो लोकल्स के लिए प्राइस वो ऐसे रखते हैं, और उनके लिए हम। ये हाँ। सेम वही है हाँ। जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गोवा में हम्म। अब फॉरेनर्स ने आना कम कर दिया है। हम्म। वो यही रीज़न है, और यही हमारे साथ होता है। हाँ। जब हम थाईलैंड जाते हैं, हम वियतनाम, बाली, हम हर जगह कहीं भी जाएंगे, हमारे साथ सेम होता है। बाली का तो मैं आपको ऐसा इंसिडेंट बताता हूँ, अगर बाली में 1 घंटा गाड़ी एक्स्ट्रा चलेगी तो वो इतना बड़ा चार्ज करते हैं ना, और हम ट्रैवल एजेंट को नहीं बताएंगे वो, ना हमारी जो लोकल टीम है उनको बताएंगे। ड्राइवर डायरेक्ट क्लाइंट के क्लाइंट से। साथ में हम्म। कॉन्वर्सेशन करेगा और क्लाइंट को डरा देगा। क्लाइंट जब पे कर देगा ना, उसके बाद हमें फ़ोन करेगा कि आपके ड्राइवर ने इतना पेमेंट लिया, मुझसे 1 घंटा लेट हो गया था। तो ये हर जगह है, मतलब इसके लिए इंडिया ही नहीं, बाहर भी सबको इस पे काम करना चाहिए। देखिए ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, कि अगर आप इसे सही से चलाएंगे ना, तो इससे ज़्यादा पैसा और इससे ज़्यादा मनी और मतलब ग्रोथ नहीं अगर किसी मेनली इंडस्ट्री मेनली में। 3 पॉइंट की बात करूँ जो आप चेंज करना चाहोगे, वो 3 पॉइंट क्या है? देखो अगर 3 पॉइंट हो, तो एक तो कनेक्टिविटी, दूसरा जो वहाँ पर मतलब एकोमोडेशन, और तीसरा मैं कुछ ऐसे सोर्स वहाँ बनाऊँ। जैसे सपोज करो मैं वहाँ के लोकल फूड को प्रमोट करवा रहा हूँ, तो उस लोकल फूड को प्रमोट कराने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उससे थोड़ा सा, देखो मैं उस लेवल पे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा सकता, बट हाँ इससे इम्पैक्ट आएगा। अगर हम किसी ऐसी चीज़ को प्रमोट करेंगे वहाँ पर, उसके लिए लोग भी लगेंगे, लोग लगेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके। तो ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को या मैं हूँ, हमें सोचना चाहिए कि बिजनेस तो चल रहा है, टूरिज्म तो चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट का भी इसी में ही काम हो जाए। जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री के
बहुत चीज़ों को अगर आपने बहुत करीबी से देखा होगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवलर्स को ट्रैवल कराया है। मूवीज़ में ट्रैवलिंग और जो एक रियल लाइफ में बोलते हैं, रील और रियल में क्या डिफरेंस आपको लगता है? कि जो एक हम इंस्टा में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, स्विट्ज़रलैंड दिखा दिया डीडीएलजी में या किसी में दिखा दिया ना, तो उस तरीके से कैसे, मतलब क्या कंपैरिजन देखो, है? अगर मैं बात करूं मूवीज की, तो मूवीज में जो ट्रैवल दिखाते हैं ना, वो पूरा सिनेमैटिक होता है यार। वो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया होती है। मतलब उसको जब आप देखोगे ना, वो इस तरीके से शूट हुआ होता है, इस तरीके से प्लान हुआ होता है कि हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअल में यार ये कितना खूबसूरत जगह है, कितनी अच्छी जगह है। हम्म। बट जब बात रियल लाइफ की आती है ना यार, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल डिफरेंट। मूवी में सिर्फ आप देखोगे, रियल लाइफ में देखने के साथ आप सीखोगे भी। बट हम प्लान तो मूवीज़ का देख के ही बना लेते हैं। देखो, आप बनाते हो वो, ऑब्वियसली बात है, मूवी बनी है, एक मूवी में ना हर तरीके, 2 घंटे की मूवी में ना हर चीज़ मिलेगी आपको। भाई आप घूमोगे भी, आप उसमें रोमांटिक भी होगे, आप सैड भी होगे, आपको घूमना भी है, सब कुछ है। बट रियल लाइफ सिनेमैटिक से बहुत अलग है। बहुत अलग है रियल लाइफ। रियल में जब ट्रैवल करते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलती हैं कि एक्चुअल में आप रील देखकर अगर आप देखोगे, आपके पीछे ये दीवार है और ये कितनी प्यारी लग रही है, जब रियल लाइफ में जाओगे ना तो ये दीवार उतनी प्यारी नहीं होगी, क्योंकि अब ये रियल है। ये कोई सिनेमैटिक नहीं है ना, आपको ऐसा कैंडिड से फोटो या वीडियो नहीं है इसके पीछे। तो रियल एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट है। जो पिक्चर में दिखाया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो जैसे आपने फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स को बोलते हुए देखा हुआ है, पंकज त्रिपाठी हो गए, अलग अलग, राजपाल यादव, जॉन इब्राहिम हो गए, कि ये ट्रैवलिंग को लेके बहुत ज़्यादा अपना एक व्यू देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उनका कि भाई ट्रैवलिंग करना इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हम नहीं सीखते हैं कॉलेज और स्कूल की लाइफ में। उस पर आपका क्या व्यूज़ है? सच है। ट्रैवलिंग से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हैं। बट हाँ, ट्रैवलिंग आप कर रहे हो तो आप उस लेवल पे करो, अपनी प्लानिंग को उतना स्ट्रांग करो कि आपका पीछे की चीज़ें ना छूटे, आपका एग्जीक्यूशन खराब ना हो। भाई ट्रैवल करना है, सीखना है, अच्छी बात है। बट उसके साथ में अर्निंग, उसको भी साथ लेके चलना है। भाई अर्निंग होगी तभी घूम पाएंगे आप, अदरवाइज आप नहीं घूम पाएंगे। तो ट्रैवलिंग ज़रूरी है, बट साथ में प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है एक ट्रैवल को करने की। तो आज के टाइम पे जो यूथ है, मतलब इससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि आप यूथ को क्या बोलना चाहते हो कि उसको ट्रैवलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी हमारे अभी न्यू कमर हैं, न्यू एज वाले बच्चे हैं, ट्रैवलिंग करो, बट एक एग्जीक्यूशन और एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ में आप ट्रैवलिंग करो। भाई आपको घूमोगे, लर्निंग मिलेगी, वहाँ का कल्चर समझोगे, सब कुछ मिलेगा आपको। बट आपको साथ में ना पहले आपको अपना पॉकेट भी स्ट्रॉन्ग करना है। भाई ऐसा नहीं है हम घूमने चले जाएं। अभी आप और हम दोनों बैठे हैं, मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, ट्रैवल एजेंसी है, एन नंबर्स ऑफ जगह पे मेरी जान पहचान है। मैं आपको बोलूँ चलो यश भाई, मैं आपको घुमा के ले आता हूँ, तो मैं एक दिन घुमा लाऊंगा। आपको आदत पड़ गई, फिर कैसे? ये एक नशा है। ट्रैवल एक नशा है। तो इस नशे को, अगर देखो आप कोई शौक पाल रहे हो ना, तो उसको पूरा करने के लिए ना आपके पास होना चाहिए पैसा। तो आप कमाओ भी उसी हिसाब से कि आप घूम सको। आप साल में समय निकालो यार, 12 महीने होते हैं ना, आप पूरे 12 महीने में से 15 दिन, 1 महीना निकालो, पर 11 महीने मेहनत करो। और मेहनत अच्छी जगह सही डायरेक्शन पे करो, ताकि वो 1 महीना इंजॉय कर सको। मतलब ऐसे क्रंच ना हो, सोचना ना पड़े कि यार है क्या, अकाउंट में क्या है यार, ये हो जाएगा क्या, वो नहीं। कि वो 1 महीना घूमने आपका। चले गए वहाँ भी रो रहे हैं। हाँ। वो 1 महीना पूरा आपका होना चाहिए, घूमना चाहिए। देखो एक चीज हो रही है यार, ये आजकल जो यूथ है, न्यू कमर हैं, इनको ना फैंसी चीजों का बहुत शौक है। हम्म। जैसे वन ऑफ द फैंसी चीज मोबाइल। हम्म। अब जैसे बहुत सारे यूथ हैं वेट करते हैं यार, अभी हमें तो, मुझे तो सीरीज भी नहीं पता आईफोन की क्या चल रही है। हम्म। बट हाँ, आईफोन बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, हम्म। 1 लाख 1.5 लाख। मैं बोलता हूँ ठीक है, फ़ोन अच्छा है भाई, आप फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ज़रूरी हैं। बट उस फैसिलिटीज़ को आप साइड में रखकर, उसी पैसे से आप बहुत इजीली पूरे भारत का दर्शन कर सकते हैं। और उसमें इतनी नॉलेज और इतना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा ना, मतलब इतने कल्चरों को आप समझेंगे जो वो फ़ोन नहीं बताएगा। फ़ोन क्या है ना, कि आप फ़ोन को उल्टा करके रख दो किसी टेबल पे तो आपका ऑरा बन जाता है आईफोन। हम्म। बट यार आपके पास प्रैक्टिकल कितना ज्ञान है, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है यार। तो मैं सभी अपने जो अभी न्यू कमर हैं, जो यूथ हैं, मेरे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, मैं उनको यही बताऊंगा कि यार आप घूमो भी।
हमारे देश में इतना सब कुछ है ना देखने के लिए, समझने के लिए, कि आप लोगों को बहुत एंजॉय आएगा। आप ये अपना फ़ोन साइड में रख देंगे, बहुत सारी रिमोट जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं आता है, इतना मज़ा आएगा, इतना पीसफुल हो जाता है वहाँ जाकर। तो संदीप जी, जैसे अभी आप इस इंडस्ट्री में हो इतने टाइम से, इतने सारे ट्रैवलर्स आपने अभी अप्रॉक्स कितने ट्रैवलर्स होंगे जो अभी तक आपने घुमाए होंगे, आपके थ्रू गए हों? यार अगर मैं बात करूँ तो 2017 से टिल डेट तक ना हम 2,500 से 3,000 का नंबर टच कर चुके हैं। और ये हमारे नए क्लाइंट हैं। रिपीट की मैं बात करूं तो ये नंबर डबल हो जाएगा अगर मैं रिपीट की बात करूं, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ना वर्ड ऑफ माउथ है, आपको पता है। अगर मैंने आपको सर्विस अच्छी दी है तो आप करेक्ट। लौट कर आएंगे, करेक्ट। और आप लौट कर आपको आना भी पड़ेगा, क्योंकि हमारी सर्विसेज ऐसी है, हमारा कॉन्वर्सेशन ऐसा है, हमारी सर्विस ऐसी है कि आपको आना ही पड़ता है। तो हाँ, मेरे पास है इस वक्त ना, अगर मैं सिंगल हैंड बात करूं तो 2,500-3,000 के समथिंग है मेरे पास क्लाइंटेज। हम्म। और अगर रिपीट की बात करूं तो ये डबल हो जाएगा नंबर मेरे पास। ओके। तो अभी जो आपके ट्रैवलर्स जाते हैं ट्रैवल करने के लिए, कई बार ऐसा होता है, कुछ सिचुएशन होती होगी जो आपके हाथ से निकल जाती होगी ऑपरेशनल, या कभी ऐसा होता होगा वेंडर हाथ खड़े कर देता होगा, नहीं हो पाएगा सर, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? यार ऐसे ना बहुत सारे इंसिडेंट है, बट ऐसी सिचुएशन के लिए ना मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है ना तो सबसे पहले तो ना कूल एंड काम हो जाइए। दिमाग चलता रहना चाहिए, बट ये टंग जो है ना, ये कूल और काम हो जानी चाहिए, बिकॉज ऑफ कुछ निकल ना जाए। देखिए, है तो वो क्लाइंट, कस्टमर है। करेक्ट। अभी उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारे लिए, कि भाई ये मुझे सोल्यूशन देंगे। अगर गलती से मेरे मुंह से कुछ उल्टा निकल जाए, क्योंकि मैं भी पैनिक हो गया हूँ, तो वो हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, और अभी लास्ट ईयर की ही कहानी है, दुबई की। प्लीज़ बताएं। मेरे क्लाइंट थे, मतलब हनीमून कपल थे, दुबई गए 7 नाइट 8 डेज के लिए। बहुत अच्छा ट्रिप रहा, सारी सर्विसेज अप टू द मार्क थी, बहुत अच्छे फीडबैक, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। जिस दिन डे ऑफ डिपार्चर, मतलब जिस दिन घर आना है, उस दिन शाम को 4 बजे मैंने, संदीप, मैंने ही फ़ोन किया क्लाइंट को कि सर, रात को 8 बजे की फ़्लाइट है, 4 बज गए हैं, आप टाइमली एयरपोर्ट चले जाइए। अब हमने बोल दिया, और जनरली यही होता है कि क्लाइंट अपने फ्लाइट को लेकर ना बड़े कंसर्न हो जाते हैं, तो वो तुरंत तुरंत पैकिंग करी और निकल गए। वहाँ उल्टा हो गया, वहाँ क्लाइंट दुबई मॉल में जाके बैठ गए। हम्म। अब जब क्लाइंट दुबई मॉल में जाकर बैठ गए, अब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ड्राइवर का कोई फ़ोन नहीं, तो हमें ऐसा लगा कि शायद चले गए होंगे। मैंने ही, क्योंकि मेरी बहुत ऐसी आदत है कि मैं जब तक फ्लाइट में नहीं बैठेंगे मैं फ़ोन करूँगा। हम्म। तो मैं किसी काम में बिजी हो गया, मैंने शाम को 6:45 या 7 बजे एक कॉल मिलाया, जस्ट पूछने के लिए कि इमिग्रेशन क्लियर हो गया। अब मैंने जैसे ही फ़ोन करा कि इमिग्रेशन क्लियर हो गया, तो वो कह रहे मैं तो दुबई मॉल के बाहर खड़ा हूँ। ओ, वहाँ से एकदम बैंग हो गया सारा। दुबई मॉल से एयरपोर्ट दूर है, उड़ के भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि अब तो 1 घंटा ही बचा है। हमने पूछा ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने कहा हम भूल गए, हम बातों में इतना व्यस्त हो गए कि हम भूल गए, और आपके ड्राइवर ने कहा कि मुझे कॉल कर देना जब आप फ्री होगे, तो मैं तुरंत गाड़ी लेके आ जाऊंगा। तो मैं कॉल करना भूल गया, ड्राइवर ने कॉल नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, भूल गए। और वो इतने पैनिक हो गए यश भाई, इतने पैनिक हो गए, डर गए वो, कि अब हमें यहाँ से निकालेगा कौन। देखो यश भाई, ऐसी सिचुएशन में मेरी गलती नहीं थी, मेरा सब कुछ प्लान था, बट फिर भी क्योंकि क्लाइंट है, अब इतनी दूर है तो उसे छोड़ नहीं सकता था मैंने ऑन द स्पॉट यश भाई क्या करा, उसको मैंने काम करा, कूल करा, मैंने बोला आप टेंशन मत लीजिए। मैंने ऑन द स्पॉट, वो फ्लाइट तो मिस हो गया, ऑन द स्पॉट मैंने एक होटल बुक किया रात के लिए उनके लिए, उन्हें रात को वहाँ ड्राइवर को बोल के उस होटल में शिफ्ट कराया, फ्लाइट बुक करी नेक्स्ट डे की, फ्लाइट बुक करी, नेक्स्ट डे एयरपोर्ट ड्रॉप करा, और ये सब मैंने कॉम्प्लीमेंट्री किया जस्ट फॉर क्लाइंट कॉम्प्लीमेंट्री? सेटिस्फेक्शन। हाँ, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री किया, क्योंकि उनकी वाइफ और वो जब रो रहे थे ना, वो मुझसे नहीं देखा गया। ठीक है यार, पैसे कमा लेंगे, बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है। आज उस क्लाइंट ने मुझे ना, कम से कम यश भाई 25 से 30 क्लाइंट मुझे रेफरेंस पर दे दिए। तो जो इन्वेस्टमेंट थी ना, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट्री इन्वेस्टमेंट थी वो, तो वो आज कहीं ना कहीं, और हाँ, वो क्लाइंट मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं अब, हम्म। क्योंकि जो हमने उनके लिए किया वो बहुत बड़ी बात थी यार। यश भाई, ट्रैवल एजेंट फ़ोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि क्लाइंट, ट्रैवल एजेंट बोलते हैं कि डिपार्चर वाले दिन सर्विस क्लोज, हम्म। खत्म। हम्म। और हम फिर भी उनके साथ खड़े थे,
और यही बताता यश भाई जो आज हम यहाँ बैठे। अगर आज के टाइम में हम देख रहे हैं ट्रैवलिंग में, ट्रैवलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया से। बहुत रील्स देखते हैं, नए नए डेस्टिनेशन देखते हैं और पागल हो जाते हैं कि यहाँ जाना है घूमने के लिए। आने वाले टाइम में अगर सोशल मीडिया बंद हो जाए, जैसे पहले नहीं होती थी, आज से 10 साल 12 साल पहले, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री पे? देखो यश भाई, इंडस्ट्री को बहुत इम्पेक्ट आएगा सोशल मीडिया से, ओके। ये ट्रूथ है। हम्म। ट्रैवल एजेंट वहीं आके खड़ा हो जाएगा जहां आज से 10 से 15 साल पहले था, वर्ड टू माउथ में। हम्म। वर्ड टू माउथ होता है कि मैंने आपको घुमाया, आप इनको बताएंगे, वो उनको बताएंगे, तो होगा। हम्म। सोशल मीडिया बहुत बड़ा टूल है आज के टाइम में, बिजनेस को इंक्रीज करने में, ग्रो कराने में। हम्म। अगर सोशल मीडिया बंद होता है तो प्रॉब्लम तो आएगा। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी मेरे ट्रैवलर्स के लिए भी, हम्म। क्योंकि आज के टाइम में ना मेरे ट्रैवलर्स क्या कर रहे हैं, जो अभी जो नई जनरेशन है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। हम्म। बट कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, बट फिर भी उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं यश भाई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, बहुत सारी ऑप्शंस आ गए हैं, इंस्टाग्राम है, वो वहाँ पर डालते हैं, पूरा आइटनरी निकल जाता है। फिर वो उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, घर से ऐसे निकलेंगे, ऐसे बस हम्म। लेंगे। तो उनके लिए भी बहुत इम्पैक्टफुल है, उन्हें फिर हमारे पास आना पड़ेगा। हम्म। अब वो सोशल मीडिया, अब क्योंकि जब ऑनलाइन सब बंद ही हो जाएगा तो हम ऑनलाइन तो मिलेंगे नहीं, फिर उन्हें हमें गलियों में ढूंढते हुए आना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से अब हम ये प्लान करें। हम्म। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा अगर सोशल मीडिया बंद होता है, तो दोनों के लिए। आपने जैसे इंडस्ट्री के हो, आप ट्रैवल इंडस्ट्री में हो, तो आपने बहुत ट्रैवल किया हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने बुक से ना सीखी हो, इस ट्रैवलिंग के टाइम पे सीखी हो? यार बहुत सारे लोगों से मिले हो, अलग अलग कंट्रीज़ गए हो, अलग अलग कल्चर सीखे हैं। यार ट्रैवलिंग ना, देखो हमेशा से ना, देखो बुक्स की नॉलेज भाई अलग नॉलेज है, वो लॉन्ग टर्म है, वो चलती है। एजुकेशन जिसे हम बोलते हैं ना, वो अलग है भाई, वो बहुत ज़रूरी है। हम्म। बट ट्रैवलिंग ना हमें वो सिखाती है कि एक्चुअल में ज़िंदगी में करना क्या है। हम्म। अब देखो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है यश भाई, आपको हंसी भी आएगी। एक टेंथ में वो था, साइन थीटा, कोट थीटा, साइंस कॉस है, टेन थीटा। था ना। मुझे आज तक समझ नहीं आया हमारी जिंदगी में उसका योग उपयोग कहाँ हो ये रहा सोचता तो मैं भी कई बार हूँ ना। है। अच्छा, आप भी ए सोचते प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल हैं। टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये प्लस 2ab। कहाँ पर यूज हो रहा है मुझे समझ नहीं आता है। तो इसलिए एजुकेशन देखिए मस्ट है, बट ट्रैवलिंग हमें बहुत अच्छा, बहुत कुछ सिखाती है। ट्रैवलिंग हमें ये सिखाती है हमें जीना कैसे है, कितने कल्चर चल रहे हैं, किस हिसाब के लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी, हमारा खुद का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कॉन्फिडेंस आता है भाई। अगर आप 50 लोगों से मिलोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस इतना बूम कर जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस ना, आप खुद बोलोगे कि यार मज़ा आ रहा है। तो ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है ट्रैवलिंग से। सो संदीप जी, अभी हम आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक वर्ड सुन रहे हैं, आर्ट ऑफ लेटिंग गो। तो इस समय जो करंटली जो यूथ है, उसको इसकी डेफिनेशन एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपके हिसाब से क्या बोलना चाहोगे यार इसके लिए? आर्ट ऑफ लेटिंग गो ना बड़ा मैजिकल वर्ड है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका मतलब है कि आर्ट भूलना। बट जहाँ तक मैं समझता हूँ और मैं सबको बताऊँगा, यार भूलना सोल्यूशन नहीं है, एक्सेप्ट करना सोल्यूशन है। और हमारे जो यूथ है ना, वो भूलने पे बिलीव करते हैं, बट एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। भाई देखो, आपको कहीं से कहीं जाना है तो पीछे कोई चीज़ तो छूटेगी, और वो इतनी खास भी होगी कि उसको आप नहीं छोड़ सकते। बट क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, तो आपको उसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, भूल नहीं रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ छूट गया। एक्सेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है। है लोगों में। हाँ, एक्सेप्टेंस नहीं है। और अभी जो न्यू कमर है, हमारी यूथ है, मेरी तो एक गुजारिश है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो जल्दी से एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कुछ भी चीज़, करेक्ट करेक्ट। तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके। सो सर, एक चीज़ है कि आजकल हम देखते हैं बहुत सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे जो हमारे मेंटोर होते हैं वो हमें बोलते हैं कि फॉलो योर पैशन। तो ये लाइन कब तक, किस लेवल तक प्रैक्टिकल है? देखिए, पैशन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बट हम्म। पैशन के साथ में हम्म। आपकी स्किल, हम्म। आपकी ग्रोथ, हम्म। आपकी अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पैशन हम्म। प्लानिंग के साथ है, हम्म। अर्निंग है, स्किल है, ग्रोथ है, तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट। नहीं तो फिर ये बात ना एक किताबों में आ जाती है कि यार मेरा पैशन तो क्रिकेटर बनना था। हम्म। बट क्रिकेटर बनने के लिए ना मुझे वो मेहनत, हम्म। वो सारा ग्राउंड, पूरा प्लानिंग, वो एग्जीक्यूशन, वो सब रखना पड़ेगा,
तभी मैं पेशेंस। पेशेंस, तभी मैं वहाँ पहुँचूंगा। अदरवाइज पैशन तो कुछ भी हो सकता है, भाई उसको पूरा कैसे करोगे, उसे लेके कैसे चलोगे आगे। तो तो पैशन को पूरा पैशन करने को के लिए देखो, पेशेंस चाहिए। पैशन को पूरा करने की पेशेंस चाहिए, आपको अच्छी स्किल होनी चाहिए आपके अंदर, आपका अर्निंग हो, ग्रोथ हो, ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही हमें उस मुकाम पर पहुंचाती है जो भी हमारा पैशन हमने सोचा है। अब जैसे मैं अपना बार बार अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैं 2015 में 10,000 की जॉब में गया था, मैं वहाँ से फेल भी हो सकता था, और बहुत सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैं फेल हो जाता, बट मैं नहीं हुआ, बिकॉज ऑफ मुझे पता था कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। जितनी भी मेहनत हुई, जितना भी सब कुछ हुआ, मैंने किया, और आज मैं अपने आप को नहीं बोल रहा बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट हाँ, आज मैं जहाँ भी आकर बैठा हूँ एक अच्छा क्योंकि आपने अपनी जगह पर जर्नी हूँ। खुद जी है ना, तो वो हाँ, आप समझ सकते हो। मैं तो इसीलिए अपनी जर्नी भी बताना चाहता हूँ कि बाकी लोग भी उससे एटलीस्ट समझें कि भाई कभी भी लाइफ में ना हमें मतलब पीछे नहीं होना है, हमें मतलब टूटना नहीं है। कोई भी सिचुएशन ऐसी हो, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे आए, आपको डट के खड़े होना है, फेस सामना करना है, फेस करना है प्रॉब्लम को। ठीक है सर, आप अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हो और आप बार बार इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि आपकी सपोर्टर आपकी वाइफ रही है ना, तो मेरे माइंड में एक खुराफात आ रहा है। खुराफात एक प्रैंक करने का आ रहा है भाभी के साथ। तो क्या आप रेडी हो? क्या मतलब आप अग्री करते हो तो मैं बताऊं मेरे माइंड में क्या आ रहा है? हाँ, बताइए क्या है आपके दिमाग में। मेरे दिमाग में एक आ रहा है कि अभी भाभी को कॉल करते हैं, लाइव कॉल। अच्छा। हाँ, और आपको भाभी को फ़ोन करके बोलना होगा कि मैं ना अपनी कंपनी इजी टू गो को आज ना कुछ मतलब ऐसा कि मैं बंद करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, जो आपने 2017 में किया था, नहीं, 2015 में। 15 में किया था, वो हमें आज जीना है। कि वो क्या थी उस समय, आपकी क्या डिस्कशन हुई थी, क्या सपोर्ट सिस्टम था, है ना? ठीक है, हाँ, ट्राई करते हैं। प्लीज़। 1 मिनट, हाँ, ट्राई करते हैं। और स्पीकर पे रहेगा फ़ोन। हाँ हाँ। सोने का टाइम है। हेलो। बेटा आप आ गए, हाँ पापा। मम्मा से बात कराना। जी बताओ। कैसे हो भाई? बढ़िया। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, हम इजी टू गो बताओ। वेकेशन बंद कर रहे हैं। हाँ, क्यों? ब्रेक चाहिए 2-3 महीने का यार। तो ये ऐसे एकदम से डिसीजन क्यों, क्या हुआ? नहीं, बस इस फील्ड से हटना है, अब कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, तुम टेंशन मत लो। तुम शाम में घर आओ, हम बैठ के बात करते हैं इस बारे में। बच्चे हैं, घर है, बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे कोई, ठीक है? मैं हूँ ठीक है, तुम्हारे साथ। ठीक है, बाय। ठीक है, ध्यान रखो, बाय। सैल्यूट ऐसी वाइफ को। आज की वाइफ है तो हो रही है नीले ड्रम, इतने इतने कांड सुन रहे हैं ना, तो मतलब ये मैंने आपको बताया कि मेरी वाइफ काफ़ी सपोर्टिव हैं इन सब चीज़ों में, और अगर और कोई वाइफ होती तो कलेश हो गया होता। हो सकता हाँ, है, हो सकता है जनरली, क्योंकि आप जब स्टेब्लिश हैं, एस्टेब्लिश 9 स्टेबल साल हैं, से आप आप आराम से ठीक ठाक कर ठीक रहे ठाक हो, चल चल रहे हैं, रहा है और ना। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है भाई। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटी हैं और दोनों एजुकेशन में हैं, बहुत सारे मतलब हाउस होल्ड एक्सपेंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब सब कुछ आपका चल रहा है और एकदम सडनली आप फ़ोन करके बोल दो, तो अभी बताना पड़ेगा कि भाई ये मजाक अब था। उनका माइंड थोड़ा सा वैसा हाँ, हो गया होगा डिस्टर्ब ना। हो जाएगा, हाँ, डिस्टर्ब हाँ, हो जाएगा। देखिए फीमेल्स क्या होती है ना, बहुत जल्दी डर भी जाती हैं। करेक्ट। सो संदीप जी, अगर मैं आज के यूथ की बात करूं तो वो अपना कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हैं, अपनी स्टडी को पूरी नहीं कर रहे हैं, और ब्लॉगिंग, ट्रैवलिंग, ये सब में इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो इस पे क्या आपका सजेशन क्या है? देखो, अगर आप अपना एजुकेशन छोड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये गलत है। आपकी नॉलेज, एजुकेशन, ये मस्ट है। आप कर रहे हो ब्लॉगिंग अगर किसी रीज़न से कर रहे हो, और उसमें अगर आपकी प्लानिंग अप टू द मार्क है, तो आप ये कर सकते हो।
और अगर आप ऐसे ही बस बैठे हैं कि चल पढ़ाई छोड़ दी और चलते हैं पहाड़ों पे चलते हैं ब्लॉगिंग करेंगे, तो मुझे लगता है उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर हमें 1-2 साल बाद दोबारा से स्टडी शुरू करनी पड़ेगी और दोबारा से स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एजुकेशन मस्ट है। आप कोई भी काम करो अपनी बैकबोन तैयार रखो कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरे पास मेरी डिग्री है, मैं वहाँ से भी आ सकता हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है भाई, बहुत लंबा चैप्टर है। करेक्ट। ठीक है ना। आज के टाइम वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, वैसे मेरा माइंड एक ये जो आज के टाइम नहीं यूथ बहुत ज़्यादा चल रहा है, छोटे बच्चे। मेरा एक फ्रेंड है, अगर मैं उसकी जर्नी बताऊं आपको, तो उसका छोटा सा बच्चा है और उसने कुछ रील्स डाल दी, और वो रील्स डालने के बाद वो बहुत अच्छी वायरल हो गई। उसका पेज का नाम है चीकू द नोएडा किड, राइट। अगर आपने देखा भी होगा तो उसने थार पे कुछ कंटेंट बोला, 700 रुपीज़ में थार। तो ये उसके को फाउंडर तक गया, महिंद्रा के को फाउंडर तक गया। उन्होंने उसको बुलाया, एक्सपेरिमेंट किया, दिखाया सब कुछ कि थार कैसे बनती है। फिर उसने एक कंटेंट ऐसे बोला भिंडी के ऊपर, और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे सेम सोसाइटी में रहते हैं। तो उसको रीपोस्ट कर दिया प्रियंका चोपड़ा ने। तो ये देख के ठीक है, अच्छा लगता है कि अपना के कोई, बट इसको लोग देख अपने बच्चा स्कूल से आ रहा, आके जैसे हम लोग जैसे स्कूल से आके रेस्ट करते थे, फिर शाम को होमवर्क करते थे, वो HWCW है ना। हाँ, आज के यूथ क्या कर रहे हैं कि आया वो किया, फिर अपना रील बनाने लगे, रील में लग गए, कुछ डांस कर रहे हैं, किसी को डांस करना अच्छे से आता है वो करता है, कुछ एक्टिंग करता है। तो मतलब क्या यूथ पे क्या लग रहा है आपको, क्या हमारी इंडिया की जनरेशन कहाँ जा रही है? यार मेरे को ना इसमें ऐसा लगता है कि ये जो रियल लाइफ और रील लाइफ है ना, ये भी एक ना बर्डन सा बनता जा रहा है भाई। एक बच्चे की अभी खेलने कूदने की वो है, अगर वो ये रील बना रहा, तो यार ये रील बनाना बहुत नॉर्मल काम नहीं है, ये भी प्रोफेशनलिज्म है। इसमें पूरा परफेक्शन देना पड़ेगा, आपको परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये बर्डन ही हो गया उसके ऊपर कि पहले 8 घंटा स्कूल में पढ़ा, फिर घर आकर, ऑब्वियसली बात है कोई भी बच्चा, जैसे आपने एग्जांपल लिया है थार का, तो वो डायरेक्टली उस बच्चे ने नहीं बोला होगा, उसके पीछे पूरी प्लानिंग होगी, माँ बाप ने पूरा समझाया होगा, बताया होगा, तब जाके वो सब हुआ होगा। तो मुझे लगता है कि अभी इतनी जल्दी ये ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, क्योंकि अर्निंग ऑफ सोर्स है ये एक, तो बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि यार हम वीडियोस बनाएंगे अपने बच्चों का, बच्चे वायरल हो जाएंगे, बच्चे स्टार बन जाएंगे। बट बच्चे कहीं ना कहीं इसमें अपना बचपन भूल रहे हैं, जो उनका बचपन है खुद का, इंजॉय करना, घूमना, खेलना, वो सब चीज़ें, वो मासूमियत ख़त्म हो रही है, ख़त्म हो रही है। वो ख़त्म हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जीने दो यार बच्चों को भी ना, कर लेंगे काम बड़े होके। अगर मैं बात करता हूँ आज के ट्रैकिंग करने वाले ट्रैवलर्स की, जो ट्रैकिंग को बहुत ज़्यादा एक पैशन मान रहे हैं कि हमें ट्रैकिंग करनी, तो उसके लिए कोई ऐसा ट्रैक जो आप सजेस्ट करना चाहते हो? देखो, अगर ट्रैकिंग की मैं बात करूं और कोई बिगनर है, हम्म। जैसे सपोज करिए कोई फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग करना चाहता है, तो बिगनर के लिए ना सबसे पहला ट्रैक है, हमारे भारत में ही है, हिमाचल में मैक्लोडगंज में है, ट्रियून ट्रैक। त्रिउन। ये बिगनर के लिए ना सबसे पहला स्टेप है। 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ट्रैक करो, ऊपर जाएंगे, ऊपर ही स्टे होता है, खाने पीने की सुविधा ऊपर होती है, और ऊपर जाके जो व्यू मिलता है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है यार कि आपकी वो पूरी 5 घंटे 4 घंटे की जो जर्नी है ना, वो पूरी ख़त्म हो जाती है, वो थकान वो सब ख़त्म हो जाता है। तो बिगनर के लिए ना सबसे पहला स्टेप ट्रियून ट्रैक है, सेफ एंड सिक्योर, और बहुत इजी है। आप दिल्ली से धर्मशाला, धर्मशाला से मैक्लोडगंज, और मैक्लोडगंज में है, और बहुत सिंपल है ट्रैक, मतलब नाम उसका ट्रैक है, बट बिगनर के लिए बहुत सिंपल है, वो इजीली कर लेगा। वहाँ से एक एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं भी ट्रैकिंग कर सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है। आपने किया है कभी ट्रैक? मैंने ट्रैकिंग किया हुआ। अगर मैं ट्रैकिंग का बताऊं, अभी मैं माइंड में आया था कि एक हिमाचल से मनाली होते हुए एक कसौल से थोड़ा सा आगे है मणिकरण हाँ, गुरुद्वारा, एक मणिकरण। है ना। हाँ। गुरुद्वारे से आगे जाओ तो वहाँ पर एक ट्रैकिंग होती है। अभी किस सुना होगा आपने, बिजली महादेव। हाँ बिजली महादेव, हाँ उसकी हाँ ट्रैकिंग हाँ। मैंने खुद की है मेरे फ्रेंड अरे के साथ। वाह। तो बिजली महादेव की ट्रैकिंग बहुत अच्छी है, राइट। उसके बाद जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो अलग ही है। अलग होता है कि आप एकदम ऊंचाई पे चले जाते हो और नीचे सिर्फ बादल ही बादल। वहाँ पर सिर्फ एक अंकल हैं, और उनकी जब मैं गया था लास्ट ईयर, तो वहाँ पर उनकी एज अप्रॉक्स है 60-62, 60-62 साल के हैं, और वहाँ सिर्फ मैगी मिलती है।
मैगी और चाय बस, नो सुट्टा उट्टा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अच्छा। है ना। और वो बिजली महादेव का मंदिर की कहानी है जो मैंने पढ़ी थी, वहाँ बकायदा लिखी हुई है। वो अच्छा। उसमें लिखा हुआ है कि वो जब प्रॉब्लम आती है वहाँ पर लोकल्स में, तो वहाँ पर वो बिजली गिरती है शिवलिंग के ऊपर और अच्छा। शिवलिंग चिटक जाती है। ओके। जब शिवलिंग चिटक जाती है तो वहाँ के गांव के लोगों का एक मक्खन होता है, वो मक्खन देते हैं, उस मक्खन से ही शिवलिंग को किया जाता है प्रॉपर सेवा, फिर वो वापस मैंने शिवलिंग सुना है ये कहानी, शिवलिंग रैप अप करके एग्जैक्टली और वो वापस करके शिवलिंग जुड़ जाती है जुड़ जाती प्रॉपर। है तो प्रॉपर वो वैसे। शिवलिंग मैंने छुई सुना भी है, सुना वो शिवलिंग मैंने देखी भी है प्रॉपर, और मैंने वो चीज़ देखी और वो प्रॉपर स्टोरी लिखी हुई है। अच्छा। अगर आप यूट्यूब पे कहीं भी डालो हाँ तो नहीं, वहाँ भी मैंने ये वैसे प्रॉपर भी ही सुन है। रखा है, मैं तो ये हिमाचल। और वो इसके अलावा अगर मैं ट्रैकिंग वालों की बात करूं जिसको रिलीजियस में नहीं जाना, सिर्फ ट्रैकिंग करनी है, वो जाके अगर आप वहाँ जाते हो ना तो जन्नत है। मतलब मैंने पर्सनली बताऊं, बहुत हवाएं इतनी ठंडी, हवा इतनी तेज कि मतलब कि मतलब एक्सपीरियंस ही अलग है। सर हमने ये सुना है महाराष्ट्र में एक केदारेश्वर नाम का एक टेम्पल है जिसके 4 पिलर हैं, वो 4 युगों से कनेक्ट करते हैं। उससे रिलेटेड आपने सुना है तो प्लीज़। मैंने उसकी बहुत सारी स्टोरियाँ पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। ये नासिक से 109 किलोमीटर है, हरीशगढ़ करके एक जगह है, वहाँ ये टेम्पल है। देखिए, अगर मैं बात करूँ कि साइंटिफिक की बात करूँ तो 4 पिलर हैं, चारों युग को दर्शाते हैं। एक पिलर वहाँ पर अभी है, 3 वहाँ टूट चुके हैं। करेक्ट। मैंने वहाँ की कहानियाँ पढ़ी हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं महाराष्ट्र बहुत में, रील्स बहुत। इसकी और वायरल ऐसी होती कहानियाँ हैं कि वो जो चौथा पिलर है, अगर अब वो टूटता है या वो डिस्पोज हो जाता है तो कलयुग शुरू हो जाएगा और दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं भावना की बात करता हूँ तो हाँ, ये कहानी है, ये सच है। अब क्योंकि हम इंडियंस हैं, अगर मैं साइंटिफिक की बात करता हूँ तो देखिए, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं, हिस्टोरिकल मंदिर, जिसमें हर मंदिर में कोई ना कोई कहानी है। बट अगर साइंटिफिक बात करूं तो मैं इसे 100% प्रूफ मैं नहीं बोल सकता कि हाँ ये ऐसा होगा। बट वहाँ के लोकल्स की जो मान्यता है ना, मैं किसी की मान्यता को देखे वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ यार नहीं ये गलत है। ठीक है, मान्यता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट साइंटिफिक ये प्रूफ नहीं है कि दुनिया कलयुग आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, तो ये साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। ओके। सो अभी तक हम इतना ट्रैवल की बात कर रहे हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ट्रैवल इंडस्ट्री में मैंने कुछ एसोसिएशन के नाम सुने हुए हैं, जैसे आईटा हो गया और भी कुछ हैं नाम। तो उससे रिलेटेड मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि क्या है आईटा और क्यों एसोसिएशन में जुड़ना चाहिए, ना जुड़ने से क्या नुकसान है, जुड़ने पे क्या फ़ायदे हैं। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, अभी इनिशियल स्टेज पर हैं, बिगनर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनिशियली आपको किसी भी एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इनिशियल बिगनिंग स्टेज पर हैं। क्योंकि बिगनिंग स्टेज पर ना आपको स्टेब्लिशमेंट भी चाहिए, आपको अपने बिजनेस को स्टेबल करना है, स्टेब्लिश दिखाना है। अगर आप किसी से कोई वो लेने जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, या कोई आप उनका रजिस्ट्रेशन ऑथराइजेशन लेने जाते हैं, तो वो भी देखेंगे बिजनेस कितना पुराना है। जो ये आईटा वगैरह है ना, ये स्पेशली मेरे को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए है जो फ्लाइट्स का काम करते हैं या कोई बहुत बड़े लेवल पे काम जो करते एस्टेब्लिश हैं, हैं ऑलरेडी। इस्टेब्लिश हैं, जिनको हो गए 10-20 साल, 25 साल, 30 साल, ये उनके लिए है। अभी हम बिगनर के लिए ना ये प्रॉब्लम भी करते हैं, हर साल रिन्यू करना है, Okay. एसोसिएशन का फीस देना है, और ये उतना हम बिगनर्स के लिए ना उतना इफेक्टिव नहीं है कि भाई आईटा का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हमारा ट्रैवल पैकेज बुक होगा। ये हमारे लिए उतना नहीं है, B2C लेवल पे बी टू effective सी नहीं है। लेवल पे नहीं है। अगर हाँ आप प्रॉपर B2B बन रहे हैं, आप प्रॉपर फ्लाइट्स, होटल, आपका कोई पोर्टल है जस्ट लाइक अ मेक माई ट्रिप, आपका जैसे गो आई बीबो हो गया, थॉमस कुक, वट एवर, बड़े बड़े जो ब्रांड है, इनको सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, अभी हम जो B2C वाले हैं, हमें इनिशियली इनकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, आने वाले टाइम में जब हम भी थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेंगे तो ज़रूरत पड़ सकती है। तो मेरा एक क्वेश्चन था ये कि किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्या ये आपको लीगली भी सपोर्ट करते हैं। नहीं यार, देखो ऐसा तो कोई नहीं है, ये तो एक सर्टिफिकेट है हाँ। आपके वेबसाइट पर। क्या और मतलब आपके ये एक एसोसिएशन मतलब एक संस्था, एक परिवार जैसा हम समझते हैं इस वर्ड का मतलब, तो उसके हिसाब से क्या लगता है एसोसिएशन में आपने रजिस्टर करा लिया, रजिस्ट्रेशन हो गया कि इजी टू गो इसका पार्ट है, तो अगर कल को इजी टू गो पे कोई कस्टमर कल को कुछ प्रॉब्लम आती है, उसने लीगली आप पे केस कर दिया, तो क्या ये एसोसिएशन आपको नहीं नहीं सपोर्ट नहीं करती नहीं है। नहीं, कोई कोई ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पे कोई मिसहैपनिंग हो रही है या कोई मेरे साथ ऐसी परेशानी या प्रॉब्लम हो रही है तो उतना इफेक्टफुल और इम्पैक्टफुल नहीं रहेगा।
बस नहीं ये रहेगा। numbers ये पे- सिर्फ एक नाम है और एक सर्टिफिकेट है और एक नंबर है जो आपका जुड़ जाएगा, जो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आपकी कंपनी ये भी सर्टिफाइड है। मतलब अगर कोई क्लाइंट या अगर कोई बड़ा ब्रांड आपके साथ जुड़ना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट्स और ऐसे रजिस्ट्रेशन आपसे मांगेगा, ओके अगर कोई बड़ा ब्रांड आपके साथ आने वाला है ओके तो उसके लिए। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये उतना इम्पैक्टफुल है अभी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे वॉर है, बहुत प्रॉब्लम आती है वॉर से पहले, कोविड और आगे पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी, तो एक हम आज के टाइम पे मार्केट में देख रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग एक आ गया है वो ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस किस तरीके से ट्रैवलर के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं है, क्यों लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वेस्ट ऑफ मनी है, क्या आपके क्या ओपिनियन उसमें? देखो, इसके लिए भी ऐसी एक प्रैक्टिकल कहानी है और वैसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी होता है, ओके। बहुत ज़रूरी है ट्रैवल इंश्योरेंस कराना। हम्म, टूर को सिक्योर करना, फैमिली को सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। ओके। मेरा एक पार्टनर कंपनी है, एसिगो, आपने शायद नाम सुना होगा। एसिगो। एसिगो, ओके। एसिगो नाम है। मैं उनके साथ कर रहा हूँ, बहुत स्मूथ बिजनेस है और बहुत अच्छे से उनका सारा प्लेटफॉर्म रेडी है। मिनटों में पॉलिसी आ जाती है, एक्चुअल पॉलिसी। एक्चुअल क्यों? क्योंकि मैं भुगत चुका हूँ। हम्म, ये अभी 2 साल पहले की बात है यश जी। हम्म, तो एक मेरे क्लाइंट हैं, वाइफ के साथ हनीमून पे टर्की गए थे। ओके। टर्की में 3 जगह हैं, इस्तांबुल, कैपाडोसिया, अंटालिया। तो ये प्लान था 8-9 दिन का। उन्होंने एक ट्रैवल इंश्योरेंस मुझसे लिया। अच्छा, उन दिनों मैं उतना अवेयर नहीं था ट्रैवल इंश्योरेंस से, क्योंकि मार्केट भी उतनी अवेयर नहीं थी। ये बात है 2021 की। जी। हाँ, तो क्लाइंट गए, उन्होंने खुद से, क्लाइंट ने मुझे अप्रोच करा कि भाई मेरा ट्रैवल इंश्योरेंस करा दो। अब मुझे पता नहीं था, तो वन ऑफ माई फ्रेंड, मतलब फ्रेंड क्या, वो हैं साथ में ही हैं, तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरा वीज़ा करवा दो और साथ में मेरे को एक ट्रैवल इंश्योरेंस भी कर देना। तो उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट बोला, वीज़ा और इंश्योरेंस दोनों मेरे हाथ में दे दिए। ओके। अब क्योंकि यश जी मैं तो अवेयर था नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसे चेक कैसे कर सकते हैं। मैंने वो पॉलिसी और वीज़ा अपने क्लाइंट को दे दिया, मेरे क्लाइंट चले गए। 9 दिन का टूर था यश जी, 7 दिन बहुत ज़बरदस्त टूर रहा। 8वें दिन उनकी वाइफ, सीढ़ी से उनका बैलेंस बिगड़ा और उनका एंकल ट्विस्ट हो गया। ओ। इस्तांबुल में एंकल ट्विस्ट हुआ है भाई, और विदेश में जाकर मेडिकल बहुत महंगा है। उनका तुरंत मुझे फ़ोन आया कि मेरी वाइफ का एंकल ट्विस्ट हो गया संदीप, मैंने ये इंश्योरेंस ले रखा है और आप मेरी हेल्प करो। ओके। हम वही सिंपल आदमी है, हमें पता पॉलिसी हुई है। हमने फ़ोन करा, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने पॉलिसी करा था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे वहाँ प्रॉब्लम हो गया, आप हेल्प करो, और वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो ये कैशलेस है या वहाँ पे वो पे करेंगे और बिल लाएंगे तब आप रिम्बर्स करोगे। तो वहाँ से बड़ा अजीब जवाब आया यश भाई, बहुत अजीब जवाब आया कि ये पॉलिसी तो वर्ड पे बनी हुई है। वर्ल्ड पे बनी हुई है? वर्ड पे बनी हुई है। उस कंपनी का नाम बताना चाहोगे? यश भाई छोड़ो, मार्केट बहुत बड़ी है, बिजनेस खराब हो जाएगा। बट अब वो सुधर गया है, इस इंसिडेंट से सुधरा। क्यों सुधरा वो भी बताऊंगा। तो जब उसने मुझे बोला ये पॉलिसी वर्ड पे बनी हुई है, तो आई एम दी सरप्राइज, और मैं इतना सरप्राइज हो गया था यश भाई, क्योंकि मुझे क्लाइंट हैंडल करना था। क्लाइंट के दिमाग में ये था कि उसने $1000 का इंश्योरेंस लिया है, वो 1000 से वहाँ पे $50,000 $60,000 का इलाज करा कर आ जाएगा, $20,000 का, वट एवर जो भी वहाँ लगेगा पैसा। फिर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यश भाई मैंने उसे ये बोला, देखो फर्स्ट टाइम मैंने झूठ बोला, वो झूठ मैंने किसी के फायदे के लिए बोला था। मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा सर आप पैनिक मत होइए, ये जो पॉलिसी है ये कैशलेस नहीं है, आप वहाँ इलाज कराइए, जो भी बिल्स होंगे उनको स्टैम्प साइन करा के आप इंडिया लेकर आइए, हम यहाँ से रिम्बर्समेंट करा देंगे। तो यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा सा काम हो गया, उसका वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हो गया, तो मुझे एक फ्री हैंड मिल गया यहाँ हैंडल करने के लिए। फिर मैंने, दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, मैंने बात करी, बोला, सारे फैक्ट्स बताए। क्लाइंट नामची है दिल्ली का, बहुत नामची क्लाइंट है दिल्ली का। तो मैंने सारे फैक्ट्स बताए, प्रोज एंड कॉल्स बताए कि क्या हो सकता है आपके साथ भी और हमारे साथ भी। वो समझे। तो बिल बना था यश भाई इंडिया का 90,000 रुपये का, इंडिया का 90,000, वहाँ का कुछ होगा 2,000 1000 मतलब 500 ऐसे कुछ करके होगा। तो
जैसे ही क्लाइंट वापस आया उसने बिल दिए, हमने वही प्रोसेस फॉलो किया, सारे बिल लिए, हमने कहा हम सबमिट करा देंगे। उसने बोला पैसा किसके अकाउंट में आएगा, हमने कहा गलती से एजेंट ने अपना ही अकाउंट नंबर डाल दिया तो एजेंट के अकाउंट में आएंगे, हम आपको कैश देंगे। हमने एजेंट को समझाया, सारे बिल उसके हाथ में दिए, लिटरली यश भाई उसने हमें कैश दिया 90,000, उसने ऐसे हमें कैश दिया, ऐसे हमने क्लाइंट को दिया। तो वहाँ पर हमारे पास टाइम था बचने का, बट वहाँ हमें एक सीख मिली कि आप किसी भी ऐसे अनऑथोराइज बंदे से ट्रैवल इंश्योरेंस मत कराइए। क्योंकि देखिए यश भाई, अगर आप फंसेंगे ना तो आप इतना लंबा फंसेंगे। 1,000 रुपए की पॉलिसी थी यश भाई, 90,000 रुपए लेके गई है। और अगर एक्चुअल होती ना हाँ, तो 1 रुपया भी नहीं लगने वाला था, सिंगल रुपया भी नहीं लगने वाला था उस एजेंट का। सारा काम, जैसे कि अभी एसीगो की बात हो रही है और भी बहुत सारी कंपनी हैं, छोटी छोटी कंपनियां हैं, अगर एक्चुअल है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत तो नहीं। असीगो के साथ आप कब से जुड़े हो? असीगो के साथ मुझे हो गए अप्रॉक्सीमेटली 2 साल। अब कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है, और टचवुड हम्म कभी कुछ ऐसा आया भी नहीं है। मेरे पूरे एंटायर 9 साल के करियर में सिर्फ एक ही केस आया है, वो ऐसा आया था कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना मुश्किल था उसमें से निकलना। ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि अगर आज के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है मार्केट में ईएमआई प्लान्स फॉर ट्रैवलर्स, कि ईएमआई पे जाओ, इसमें जाओ, आप घूम सकते हो, राइट? तो इसका क्या, ट्रैवल ईएमआई क्यों ज़रूरी है या क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट में? देखिए यश भाई, जो मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है। तो ये जो ईएमआई प्लान्स है ना, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लोअर और मिडिल क्लास के लिए। देखिए, आपका मेरा सबका ड्रीम होता है घूमना, बट कभी हम फाइनेंशियल से फंस जाते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम से फंस जाते हैं, तो ये एक सपोर्टिव है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया है। अभी कुछ कंपनीज ने ना ये ज़ीरो इंटरेस्ट पर भी निकाला था इसे, बट अब क्योंकि उन कंपनी का बिजनेस चल गया है, जब चल जाता है तो फिर तो अपने हिसाब से सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। बट हाँ, जब इनिशियल स्टेज थी तो वो बिल्कुल नो कॉस्ट ईएमआई पर दे रहे थे, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, ये उनके लिए था, और इससे बिजनेस भी बढ़े हैं लोगों के, बहुत बिजनेस बढ़े हैं। जहाँ महीने की 30 फाइल होती थी, इससे महीने की 60, 70, 80 फाइलें होने लग गई, क्योंकि ये एक सपोर्ट आ गया। भाई आपको घूमने जाना है, आपको पीछे से किसी ने हाथ लगा दिया कि घूमो, हम बैठे। करेक्ट, तो ये वो था। करेक्ट। अच्छा संदीप जी, एक चीज़ बताओ, आप आपने बिजनेस कर रहे हो, पहले जॉब भी किया था और फैमिली भी देख रहे हो, आपके बेबीज़ भी हैं 2-2, तो एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हो? मतलब किस तरीके से आप मैनेज कर पा रहे हो ये सब चीज़ें? यार ये ना क्वेश्चन बहुत वैसा है, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट हाँ, प्लानिंग है तो सब है। अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं 100% ऑफिस का हूँ। जब मैं घर जाऊँगा, बहुत अर्जेंसी है या बहुत कोई ऐसी चीज़ है जो मेरे बगैर नहीं हो सकती, तो फिर मैं काम का हो जाऊँगा। ओके, नहीं तो जब घर जाता हूँ तो वो थोड़ा सा ही समय मिलता है हमें घर हाँ। के लिए ना, बिजनेसमैन को थोड़ा सा ही समय मिलता है। मैं रात को 8-9 बजे घर जाता हूँ, 1-2 घंटा बच्चों के साथ बैठता हूँ, उनके होमवर्क्स देखता हूँ, या जो भी मेरी एज अ फादर जो ड्यूटी है वो करता हूँ। वाइफ की जो प्रति मेरी ड्यूटी है, मार्केट लेकर जाना है, हाँ मैं करता हूँ ये सब काम यार। मैं शॉपिंग करने जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ में ना, हम स्कूटी उठाते, हस्बैंड वाइफ। सब्जी लेने जा रहे हैं, हाँ मैं करता हूँ, बड़ा मजा बार्गेनिंग आता कर रहे है। हैं। नहीं, बार्गेनिंग मैं अपनी वाइफ को रोक देता हूँ, और मैं उसे बोलता हूँ, उसकी बहुत आदत है बार्गेनिंग करने की, मैं उसे रोक देता हूँ कि भाई अगर बार्गेनिंग करनी है तो मैं बाहर खड़ा हूँ, आप करो। तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, बट हाँ मैं दोनों चीज़ें आराम से बैलेंस करता हूँ। मैं यूथ को भी यही सलाह दूंगा कि आप भी बैलेंस कर सकते हैं, बट एक प्लानिंग के साथ में। अगर आप 2 नाव, 4 नाव, 10 नाव में बैठ जाएंगे तो डूबेंगे। आप कोई टारगेट सेट करो, आप कुछ ऐसा अपने दिमाग में प्लान बनाओ कि आपको उस पर चलना है, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं दोनों चीज़ें। और एक सक्सेसफुल आदमी ना यही काम करता है यार, प्लानिंग। और वो प्लानिंग जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, ठीक है। संदीप जी, आज हमने बहुत चर्चा की है, बहुत डिस्कशन किया अलग अलग टॉपिक्स पे, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, टूरिज़्म इंडस्ट्री, बहुत सी चीज़ें आपसे सीखने को मिली और आपने बहुत अपना एक्सपीरियंस को हमारे सामने, हमारे दर्शकों के लिए बताया। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कमिंग। आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया
मैं कितने टाइम से आपसे फॉलो अप कर रहा था। उसके लिए एक- सॉरी यश जी, आपने मुझे बहुत फॉलोअप किया। मेरे पास थोड़ा सा शेड्यूल मेरा टाइट था। आज भी रियली आज भी शेड्यूल बहुत टाइट है, ये फ़ोन बहुत देर से बज रहा है, बट मैंने आज का दिन सिर्फ आधा दिन आपके लिए रखा था कि यार कुछ भी हो जाए, आज का आधा दिन आपका है। हमने इसीलिए संडे का दिन चूज़ किया कि हाँ। संडे के दिन खाली होता है, आप टाइम दे सकते हो, इसलिए हमने इसको किया कि ठीक है, वर्किंग डेज में हर कोई बिजी होता है, मैं बिजी हूँ, आप बिजी हो, संडे के दिन इसलिए चूज़ किया कि हम इसको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ठीक आज है। आपका फैमिली डे था, फैमिली का दिन भी निकाल लिया मैंने, है ना, उसके थैंक यू सो मच। थैंक यू Thanks. यश जी, Okay. थैंक यू। Okay.